Okay, so let's start the class. Yes, sir. Okay. देखो अभी तक 3 क्लास हुआ है। ये सुनो, देयर आर वी हैव कंप्लीटेड 3 क्लासेस एंड 3 टेस्ट। ठीक है, 3 क्लास हुआ है, 3 टेस्ट एंड 3 टेस्ट का डिस्कशन भी हो चुका है। ये सुनो, एम आई राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Right. sir. टीचिंग एप्टीट्यूड में बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो भी प्रीवियस क्लासेस है वो मैं भेज दूंगा आपको एक और बार फिर से। आप सब लोग उसको देखना, मतलब रिवाइज करना, जो न्यू एक्सपीरियंस है स्पेशली एक बार सब देखना। एंड जब जो चीज मिल रहा है लाइव क्लास जैसे ही आपका चल रहा है उसकी उसी के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब आज कोई क्लास हुआ तो आज फॉर एग्जांपल आप नहीं अटेंड कर पाए किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको नेक्स्ट नेक्स्ट डे डेफिनेटली अटेंड कर लेना है, लेट नहीं करना। ठीक है, अपडेटेड चलना है पूरा। ठीक है, ताकि लास्ट में आपको जो है बर्डन ना पड़े। कोई भी एग्जाम है फॉर एग्जांपल किसी का, तो मेकअप कर लेना सब कुछ। मान के चलो किसी का कोई एग्जाम है, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम है या कोई भी किसी भी काम है, कोई 2-3 क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो लाइव तो आप डेली अटेंड करने की कोशिश करना। नहीं कर पाते हो तो रिकॉर्डेड वीडियो जो है डेफिनेटली देख लेना। कवर करते रहना सिलेबस, जितना कवर यहाँ पे किया जा रहा है कवर करते रहना। यही तुम्हारा सुपर 50 बैच या जो ईयर लॉन्ग बैच है, इसका पहला मतलब मेन बेनिफिट यही है कि तुमको ज्यादा टाइम मिलेगा पूरा चीज को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स में उतना टाइम नहीं मिलता है, इसमें तुमको पूरा सफिशिएंट टाइम मिलेगा प्रॉपरली चीज को समझने के लिए, डाउट क्लियरिंग करने के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक और चीज मैं आज के क्लास के लास्ट हाफ में मैं डिस्कशन करूंगा, मतलब थोड़ा कुछ टाइम में लास्ट फ्यू मिनट्स में मैं डिस्कशन करूंगा। कुछ बच्चे मुझे सीयूईटी के बारे में पूछ रहे थे, सीयूईटी का सिलेबस कैसा हो रहता है। ठीक है, एंड जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं एनसीईटी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा, एनसीईटी का सिलेबस वगैरह कैसा क्या रहता है। ठीक है, वो भी मैं लास्ट में डिस्कशन कर दूंगा आपके साथ, क्योंकि एनसीईटी जो भी 12th के बाद दे रहे हैं उनको डेफिनेटली एनसीईटी का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड सीयूईटी भी मैं सजेस्ट करूंगा उसको भी देना है। एंड जो 2 ईयर बीएड का दे रहे हैं वो भी डेफिनेटली सीवीटी पीजी भी देना है, क्योंकि आरआई के अलावा और भी जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो सीवीटी के थ्रू। इसके बारे में मैंने इस क्लास के लास्ट में लास्ट 10-15 मिनट में डिस्कशन करूंगा। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे दिस विल बी द 4th क्लास। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का 4th क्लास होगा, मतलब ऐसे नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा 7th क्लास होगा। ठीक है, लेकिन मैं टेस्ट के क्लास को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। 4th क्लास ऑफ दिस ऑफ टॉपिक टॉपिक क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन का हमारा जो है 4th क्लास है, जिसमें हम लोग मेथड्स ऑफ टीचिंग, पेडागोजी, पैराडिज्म के बारे में समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्या क्या समझ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार देख लो। सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, टीचिंग क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने जो है क्वालिटीज ऑफ टीचर एंड रोल्स ऑफ टीचर के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, रोल्स ऑफ टीचर के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद हमने टीचर के टास्क के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, टीचर एंड उनके जो टास्क होते हैं वो सब चीज हमने डिस्कशन की। तो ये तुम्हारा जो है टोटल 3 क्लास में ये सब टास्क एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन पेडागोजी। पेडागोजी क्या है एंड प्रेजेंट ट्रेंड क्या है, ये सब चीज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आर यू रेडी फॉर द क्लास? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Ready. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। देखो टीचिंग इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नाउ व्हाई दिस इज कॉम्प्लेक्स, देखो आपको हर एक चीज का लाइन बाय लाइन समझना है। ठीक है, लाइन बाय लाइन। देखो आई एम लाइक स्किपिंग समथिंग, मैं कुछ चीज जो है यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, मतलब जो आपको अभी मटेरियल लगभग सब लोगों को मिल चुका होगा। ठीक है, तो जिनको नहीं मिला है मिल जाएगा, हमने डेफिनेटली मटेरियल सेंड कर दिया सब लोगों को जो भी मटेरियल ऑर्डर किए हैं। ठीक है, तो उस बुक में जो चीज है वो मैं जिस जो भी एक्सटेंड जो भी मतलब कुछ कुछ चीज छूट गया उसको हम डिस्कशन करेंगे। बेसिक चीजें पहले डिस्कशन कर लेते हैं, ये बेसिक लेवल का मैं डिस्कशन करा रहा हूँ आपके साथ। इस क्लास के बाद जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो बुक के अंदर है, जो यहाँ पे हमने डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है, वो सब चीज में मैं कवर कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ तक जो चीज हम डिस्कशन करेंगे पूरा बेसिक लेवल का, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का जो स्टडी मटेरियल के अंदर दिया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से पूरा बेसिक जितने भी है 10 लगभग 10 क्लास लगेगा बेसिक चीजों को समझने के लिए। उसके बाद बाकी जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स है, वो ज्यादा टाइम तुमको नहीं लगेगा। ठीक है, ये जो तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग तुमको यहाँ पे 6 टॉपिक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बेसिक्स समझने में तुमको सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ओके।
सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हर एक चीज को समझना है, ठीक है, प्रॉपर जो मतलब जो रीजन है उसके बिहाइंड, या फिर जो वहां पे की पॉइंट्स है उसको समझना, नोट डाउन भी करते रहना है आप लोगों को, ठीक है। टीचिंग इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है, टीचिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है? कैन एनीवन टेल व्हाई टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? एक पॉइंट कोई बताओ बस, ठीक है। अभी तक आप क्या, टीचिंग क्यों कॉम्प्लेक्स है? Sir, सर यस बोलो, यस एक एक करके बोलो। सर अजय क्योंकि अविक्का बोलो। सर हाँ सर क्योंकि स्टूडेंट्स सर बहुत डिफरेंट कैपेबिलिटी होता है सर वो लोग का। तो सर ओके उसके लिए सर टीचिंग तो सर अलग अलग लेवल में वो लोग को करके समझाना पड़ता है। ओके, तो बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग yes, यस हाँ, बेसिकली क्या होता है कि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। वेरी गुड, यस बांसुरी बोलो योर yes, sir. पॉइंट। Sir, I was saying like the present education system, we have to include everyone. It is inclusive education system, and that's why हाँ we have to give differentiated instruction for everyone, matching with everyone's individual intelligence. That's why. यस वेरी गुड। तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सबका इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, ठीक है। सबका जो है बैकग्राउंड अलग अलग होता है, तो बैकग्राउंड भी इसी के अंदर आ जाएगा आपका। तो इसीलिए जो है पढ़ाना ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फोर्थ चीज क्या है, एजुकेशन एक डायनेमिक फील्ड है, ठीक है, स्टैटिक नहीं रहता, हमेशा चेंज होता है। इसीलिए टीचर को लाइफ लॉन्ग लर्नर भी बोलते हैं ना हम लोग, ये सुन लो। हाँ sir. हाँ, Yes, तो sir. कुछ कुछ चीजें जो है आपको इस तरह से नोट डाउन करने हैं। जब भी कोई चीज आप पढ़ रहे हो ना, हर एक लाइन का अगर मीनिंग समझ पाते हो, हर एक लाइन के अंदर जो भी चीजें उसको अगर समझ पाते हो ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एंड मैं आपको इतना बता सकता हूँ आराम से कि जो चीज यहाँ पे जो बेसिक आप समझ रहे हो ना, वो आरआई में जाके लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, जब सेमेस्टर एग्जाम दोगे लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, वहां पे भी तुमको हेल्प करेगा पूरा 4 साल तक। उसके बाद तुम नेट का एग्जाम देते हो या केवीएस का एग्जाम देते हो जॉब के लिए, एनवीएस का एग्जाम देते हो, वहां पे भी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। उन सब जगहों में काम आएगा अगर पूरा रीजनिंग समझते हो, मतलब प्रॉपर ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है, व्हाट आर द रीजंस, ये सब समझ पाते हो ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो टीचिंग इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज डायनेमिक सिचुएशंस होता है, आपके सामने कभी भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कोई भी मतलब जो अनइमेजिन्ड सिचुएशन आपके सामने आ सकता है, जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, ठीक है। अनइमेजिन्ड सिचुएशन कुछ भी आपके सामने आ सकता है, एंड जिसके लिए कोई बुक नहीं है, ठीक है, ये सब चीज को डील करने के लिए कोई बुक नहीं होता, ठीक है। टीचर को किस तरह से ये जो अनइमेजिन्ड या न्यू सिचुएशन आता है, इनको किस तरह से डील करे, इसके लिए कोई कोई भी मतलब बुक नहीं होता। आपको खुद के एक्सपीरियंस से ही इन चीजों को डील करना है। कैसे डील करोगे? इन सब चीज को डील करने के लिए योर ओन नॉलेज, ठीक है, आपका खुद का नॉलेज, आपका खुद का एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, ठीक है, ये सब चीज जो है आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, यही चीज आपको हेल्प करेगा इन सब चीजों को डील करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई टीचिंग जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है। टीचिंग इसीलिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि इसको डील करने के लिए आपके पास कोई बुक नहीं होता, ठीक है। आपको अपने नॉलेज, अपने इंटेलिजेंस लेवल, अपने एक्सपर्टीज, इन सब चीजों का यूज करके जो है इन सारी चीजों को डील करना पड़ता है, जो भी आपके सामने आएंगे। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनइमेजिन्ड सिचुएशन आपके सामने आते हैं, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो देखो टीचिंग क्यों कॉम्प्लेक्स समझ गए आप लोग। टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस व्हिच ब्रिंग सोशियली डिजायरेबल बिहेवियर चेंज इन ए पर्सन। सोशियली डिजायर, देखो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर एक लाइन में ना कुछ पॉइंट यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। टीचिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमने उसका कुछ रीजन समझे, 5-6 रीजन हमने समझा। अब देखो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। बच्चों के अंदर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करना होता है, ठीक है। मतलब जो भी मतलब डेली आप कुछ ना कुछ सीखते हो, ठीक है। बच्चों को फॉर एग्जांपल आप जब पढ़ाओगे तो डेली कुछ ना कुछ बिहेवियर वो उनको सीखना मतलब सीखने के लिए मिलता है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होता है। उनको हम लोग जो है दो तरह का रीइंफोर्समेंट देते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है। तो इन रीइंफोर्समेंट के थ्रू भी बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से जो भी चीज वो कर रहे हैं उसको और इंक्रीज करेंगे वो चीज को, ठीक है, सिमिलर काइंड्स ऑफ और ऑकरेंस होगा वो चीज। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट से क्या होता है कि वो चीज को बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है, जो कर रहे थे वो चीज नहीं करेंगे।
मतलब यहाँ पे आप एक तरह से क्या कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो कुछ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कुछ करने के लिए एनकरेज कर रहे हो। बच्चा सही आंसर दे रहा है तो उसको और सही आंसर देने के लिए आप एनकरेज करो, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, गिफ्ट या प्राइज या प्रेज के थ्रू। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के थ्रू आप उसको मना कर रहे हो, काम मत करो बोल के। तो डेली जो है हम बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, उनका बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होता है। सोशियली जो तुम्हारा डिजायरेबल बिहेवियर जो उनके दिमाग में आता है, ठीक है, सोशली डिजायरेबल बिहेवियर। क्योंकि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो है, ठीक है, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्टूडेंट सेंटर तो है, एट द सेम टाइम वो सोसाइटी सेंटर्ड भी है। तो सोसाइटी के हिसाब से हमको उनका बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी का हिसाब से हम लोग सोशली डिजायरेबल बिहेवियर उनके दिमाग में डालते हैं, उनके अंदर डालते हैं। तो टीचिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड लर्नर एंड इट इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। इन फैक्ट इट इज एक्टिव इंटरेक्शन, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, which is initiated by the teacher and where learner is a acceptor। learner क्या है, learner acceptor है, teacher initiator है, ठीक है। टीचर इनिशिएट करते हैं, लर्नर एक्सेप्ट करते हैं। सो इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन ए स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। सोसाइटी के अंदर ही बच्चे रहते हैं, हम सब सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाना है। एंड टीचिंग मैंने आपको बोला एक डायनेमिक फील्ड है। टीचिंग क्या है, डायनेमिक फील्ड है, डेली कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, ठीक है, डायनेमिक इन नेचर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। टीचिंग क्या है, आपको क्वेश्चन पूछेगा टीचिंग क्या है, व्हाट इज टीचिंग इज ए डैश, ठीक है, टीचिंग इज ए डैश, ऑप्शन रहेगा प्रोडक्ट या प्रोसेस, ठीक है, प्रोडक्ट या प्रोसेस, ठीक है, बोलेगा बोथ एंड नॉन ऑफ द अबव, इस तरह से मान के चलो 4 ऑप्शन आपके सामने आता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, टीचिंग इज ए Process. टीचिंग क्या है, सर टीचिंग प्रोसेस है। यस बोलो। सर यहाँ पर प्रोडक्ट का क्या मतलब हो? हाँ देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, देखो अगर आपको पूछता कि कोई कोई भी चीज, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, जो रिजल्ट निकलता है, ठीक है। मान के चलो एंड प्रोडक्ट, मान के चलो आप कुछ सॉल्यूशन कर लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रॉब्लम कुछ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कुछ जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आप कुछ इनोवेट कर रहे हो, ठीक है, इनोवेशन, ठीक है, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया उसमें, इनोवेशन, इनोवेशन के थ्रू आपको कुछ प्रोडक्ट मिला, कुछ रिजल्ट मिला जो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आप दिखा सकते हो, देखो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने बनाया या हमने इसको इन्वेंट किया है, तो दैट इज प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है कि आपने एक रिजल्ट निकाल लिया पूरा, एंड दैट इज फाइनल। वो चीज क्या है, प्रोजेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, एक तरह से फाइनल होता है, समझ सर रहे हो। फाइनल आउटपुट। हाँ फाइनल आउटपुट होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, एक तरह से फाइनल आउटपुट होता है। सागरिका, मैं सीयूईटी का सिलेबस आपको समझाऊंगा लास्ट में, ठीक है, सबको सीयूईटी का सिलेबस हम लोग लास्ट में एक बार डिस्कशन करेंगे, सबके साथ डिस्कशन करूंगा, चिंता मत करो। हाँ तो प्रोडक्ट क्या होता है, फाइनल आउटपुट होता है जो हमको देखने के लिए मिलता है, लेकिन टीचिंग से कुछ फाइनल आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है। आप जो स्कूल में पढ़ते हो क्या उसके उसके थ्रू आपको जॉब मिल जाता है तुरंत, जॉब नहीं नहीं सर। मिलता ना। स्कूल में आपको जॉब दिलाने के लिए पढ़ाते हैं क्या, 10th क्लास से निकलते ही आपको तुरंत के हाथ में एक जॉब होता है, ऐसा नहीं होता। ये सुन लो, प्रोसेस है, धीरे धीरे करके आपका बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होता है, एंड आप जो है धीरे धीरे करके बहुत सारा चीज सीखते हो, यू लर्न द थिंग, एंड उसके बाद जो है आप एक एक्टिव सिटीजन बनते हो सोसाइटी में, ठीक है, एक अच्छा सिटीजन बनते हो सोसाइटी में, फिर उसके बाद आप आगे जाके जॉब वगैरह भी करते हो, ठीक है। तो जॉब जो करते हो एक तरह से जॉब करना वो प्रोडक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट क्या है, जॉब करना, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का मैं एग्जांपल दूंगा तो क्या बोलूंगा, जॉब करना एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल। लेकिन क्या टीचिंग प्रोसेस आपको जॉब दिलाने के लिए होता है, नहीं होता ना। ये सुनो, तुरंत आपको जॉब नहीं दिलाती कोई भी टीचिंग प्रोसेस, यस सर, आप गॉट धीरे इट। धीरे करके सीखते हो। हाँ दैट इज द थिंग, ठीक है, टीचिंग जो है एक प्रोसेस है, एक सर प्रोडक्ट नहीं है। यस सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टीचर्स बनाते हैं अपने अंदर, तो वो एक प्रोडक्ट है टीचिंग का, ऐसे हम बता सकते हैं क्या? देखो बिहेवियर ना एक दिन में नहीं चेंज होता, बिहेवियर चेंज होने में टाइम लगता है, एंड स्टेप बाय स्टेप चेंज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको, आप बच्चों को डेली कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट देते हो, डेली, ठीक है, कुछ पढ़ाते हो, कुछ सीखते हैं डेली, जो अच्छा चीज उसको एनकरेज करते हो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू, जो अच्छा चीज नहीं उसको डिस्करेज करते हो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू, ठीक है। हाँ अगर हम बात करेंगे कि पूरा लास्ट में जो रिजल्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल क्लास 9 में कोई बच्चा पढ़ रहा है, 9th क्लास का जो लास्ट में रिजल्ट आएगा समेटिव असेसमेंट के थ्रू, मैंने असेसमेंट भी आपको समझाया था, 2 तरह का असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो समेटिव असेसमेंट मतलब जो ईयर एंड होता है, ठीक है, ईयर एंड या फाइनल एग्जाम जो होता है, उसका जो रिजल्ट आएगा, जो रैंक उसको मिला होगा या जो परसेंटेज उसको मिला होगा, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। बच्चे क्या है, एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट,
ठीक है, स्टूडेंट्स आर द प्रोडक्ट। मैं बोलूंगा मैं एक आरआई का प्रोडक्ट हूँ, आप बोलोगे मैं एक केवीएस का प्रोडक्ट हूँ। कहने का मतलब है कि हम एजुकेशन सिस्टम के हम लोग एक प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन हमको जो पढ़ाया जाता है वो एक प्रोसेस है। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ठीक सर, है, हाँ समझ आया। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन इज ए प्रोसेस। बिहेवियर जब पूरा फाइनल बिहेवियर जब होता है, ठीक है, नहीं मैं आर बीबी सर के काउंसलिंग में नहीं था, ठीक है, मैं कुछ और काम में थोड़ा बिजी हूँ अभी, मतलब थोड़ा घर में भी प्रॉब्लम है, मेरा मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, बीच में मेरा तबीयत भी खराब हो गया था थोड़ा, और भी कुछ चीजें हैं जिस वजह से मैं नहीं जा पाया। सब लोग जब एक बार ज्वाइन कर लेंगे इस बार आ रही में, तो मैं एक साथ सब लोग के साथ मिल लूंगा। ऐसे क्या है कि मतलब एक दिन जाऊंगा, फिर वहां पे कुछ बच्चे मिलेंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे, फिर मतलब कुछ बच्चों के साथ नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जा पाया इस बार, क्योंकि एक भी दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वहां जाऊंगा तो आपका क्लास मिस हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, मैं इसीलिए नहीं गया भुवनेश्वर अभी रही में, सो दैट आपका क्लास मिस ना हो। कल भी आपका क्लास होगा, कल भी काउंसलिंग है, लेकिन कल भी क्लास होगा, कल प्रशांत सर क्लास लेंगे, अभिजीत सर नहीं लेंगे, बिकॉज अभिजीत सर वहाँ पे रहेंगे कल, ठीक है, अभिजीत सर कल काउंसलिंग में रहेंगे, तो रहेंगे मतलब उनका जो है मीनाक्षी, जानते हो ना आप लोग? यस सर। हाँ, मीनाक्षी उनके फैमिली मतलब है, फैमिली मेंबर है अभिजीत सर, तो उसको लेके जा रहे हैं, तो अभिजीत सर विल बी देयर टुमारो। कुछ भी सर प्रॉब्लम है तो आर आई मिल सकते हो बीबीएस आप सर लोग। में, सर आर आई आर आई बी बीबीएस बी, में होंगे। हाँ आर आई बी सर में सर्कल होंगे, अगर किसी को मिलना है तो मिल सकते हैं, ठीक है। एंड मैं और क्या बोल रहा था आपको, हाँ देखो, तो बस क्लास आपका डेली होगा, क्योंकि मैं मेरा कोशिश ये है कि आप जो है डेफिनेटली आपको वैल्यू मिलना चाहिए, जो जिस चीज के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, एट द लास्ट जो हमको, आप जब बोलोगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया, दैट इज द लाइक प्राइसलेस मोमेंट होता है मेरे लिए, तो मेहनत तो हम पूरा ईयर एंड तक करेंगे। देखो, टीचिंग इज बोथ द साइंस एंड एज वेल एज आर्ट, ठीक है, टीचिंग क्या है, सर साइंस भी है, आर्ट भी है। सर यस बोलो। हाँ, सर सर टीचर को हम एजुकेशन सिस्टम में प्रोडक्ट बोल सकते हैं क्या? हाँ टीचर आप बोल सकते हो, जो भी हम निकलते, जैसे मैं बोल रहा कि टीचर भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, टीचर एक प्रोडक्ट है, स्टूडेंट एक प्रोडक्ट है, टीचर एक प्रोडक्ट है, स्टूडेंट भी एक प्रोडक्ट है, ह्यूमन हम सब लोग प्रोडक्ट है, ठीक है, हम सब एक एक प्रोडक्ट है, जहां से निकलते हैं हम क्या है, एक तरह से बोल सकते हो कि हम प्रोडक्ट है, ठीक है, बट जो बट फाइन। सर 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 हम्म, सर टीचर तो लाइफ लॉन्ग लर्नर है ना, उसका तो हाँ हर दिन मॉडिफिकेशन होता है, तो उसका तो हम्म, फाइनल प्रोडक्ट तो कुछ नहीं होता। हाँ वो इंसान एक प्रोडक्ट है, लेकिन वो जो सीख रहा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग टीचिंग, ठीक है, यही तो मैं आपको समझा रहा था, टीचिंग लर्निंग ये चीज उसके अंदर जो चीज है, दैट इज व्हाट लाइफ लॉन्ग, ठीक है, मतलब टीचिंग टीचिंग आजकल नहीं बोलते, आजकल उसको लर्निंग बोलते हैं, ठीक है, तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, लर्निंग या टीचिंग का बात अगर करोगे तो ये तुम्हारा प्रोसेस है, एक दिन में नहीं सीखते, ये प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन टीचर स्टूडेंट ये प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन हो रहा है, कुछ अलग मतलब प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट में आप कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर रहे हो, लेकिन जो मॉडिफिकेशन हो रहा है दैट इज ए प्रोसेस, समझ रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि आपने कुछ प्रोड्यूस किया, ठीक है, मान के चलो आपने, हाँ मीन्स कि उनका जो वर्क है वो प्रोसेस है, बट वो एक खुद एक प्रोडक्ट, वेरी गुड सरोजिनी, मतलब मान के चलो कि आप बना रहे हो, कोई टॉय बना रहे हो, ठीक है, टॉय बना रहे हो, यू आर ए ह्यूमन, आप एक टॉय बना रहे हो, या फिर आप मान के चलो एक रोबोट बना रहे हो, ठीक है, आप एक रोबोट बना रहे हो, ठीक है, क्लियर, तो जो रोबोट का मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या एक प्रोसेस है, समझ रहे हो ना, मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हो यस रोबोट सर। का वो एक प्रोसेस है, आप बना रहे हो, ठीक है, तो ये जो रोबोट बन के निकलेगा इट इज ए प्रोडक्ट, समझ रहे हो, ये सुनो। अब रोबोट यस सर। 1.0, रोबोट वन, हाँ देखो, रोबोट 1.0 मान के चलो मुझे अच्छा नहीं लगा, उसमें कुछ कुछ चेंज करना है, तो मैंने क्या कर दिया, रोबोट 2.0 बनाया, ठीक है, तो ये भी 1.0 भी एक प्रोडक्ट है, 2.0 भी एक प्रोडक्ट है, समझ रहे हो, लेकिन ये जो 1.0 से 2.0 तक बनाने के लिए जो चेंजेस हमने किया, ये चेंजेस क्या होगा, ये चेंजेस होगा प्रोसेस, ये चेंजेस क्या होगा प्रोसेस, फिर 2.0 भी हमको अच्छा नहीं लगा, तो 3.0 वर्जन हमने बनाया, ठीक है, तो 3.0 भी एक प्रोडक्ट है, लेकिन 3.0 को जो हमने बनाया वो एक प्रोसेस है, समझ गए? यस सर। यस सर। सर सर मीन्स यस, प्रोडक्ट मीन्स उसका पोजीशन वो क्या है, किस हाँ पोजीशन पे है? हाँ, यस, और जो तुम्हारा एक ऑनगोइंग चीज है, टीचिंग लर्निंग ऑनगोइंग चीज है, मैन्युफैक्चरिंग ऑनगोइंग चीज है, आईएनजी लगा है, ठीक है, मतलब आप प्रोग्रेसिव है ना, आईएनजी लगता है, मतलब क्या प्रोग्रेसिव टेंस है, ये सुन लो, भले ही यहाँ पे टेंस नहीं है, टीचिंग यस एक सर। वर्ड मतलब नाउन बोल सकते हो, मतलब
एक काम बोल ये सकते चलता रहता है। हाँ, ये ऑनगोइंग चीज है। मतलब मैं ऐसा समझाने के लिए बोला, आईएनजी कब लगाते हैं हम लोग कि जो प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है, या पास्ट प्रोग्रेसिव, जो चीज चल रहा है, तो ये प्रोसेस ही चलता रहता है, ठीक है, जो चीज चल रहा है दैट इज अ प्रोसेस। तो टीचिंग हमेशा हम लोग करते रहते हैं, दैट्स व्हाट टीचिंग इज अ प्रोसेस। ओके ओके, देखो उसके बाद यस हमने सर। ये भी डिस्कशन किया ऑलरेडी कि टीचिंग जो होता है वो साइंस भी है एज वेल एज आर्ट्स भी है, ठीक है, साइंस भी है एज वेल एज आर्ट्स भी, क्योंकि हम जो फैक्ट्स एंड फिनोमेना पढ़ाते हैं वो साइंस में आता है, और कितनी अच्छी तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं वो आर्ट है, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द मेन मोटिव ऑफ द टीचर इज टू डेवलप द स्टूडेंट्स माइंड, बच्चों का माइंड को डेवलप कराना है, एंड बच्चों का माइंड को डेवलप जो करना मतलब होता है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, ठीक है, बच्चों का बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करना है, उनका एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी उनका माइंड को डेवलप करना है, यही मेन मोटिव होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ टीचिंग, तो आप बोलोगे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, या फिर टू डेवलप द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा मेन मोटिव होता है स्टूडेंट जो टीचिंग का, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते रहना, या बुक के ऊपर जो मार्क कर सकते हो नोट डाउन भी करते रहना, एक कॉपी बना के कुछ कुछ चीज नोट डाउन करते रहना, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द टीचर, इफेक्टिव टीचिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट, टीचर जितने अच्छे से पढ़ाएंगे उतना अच्छा उनका इफेक्टिव टीचिंग। सो इट इज बिलीव दैट ए गुड टीचर इज, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है आपका, चेंज हुआ होगा, इट इज बिलीव दैट ए गुड टीचर इज मेड, ठीक है, नॉट बॉर्न, ठीक है, नॉट बॉर्न यहाँ पे लिख देना आप, नॉट बॉर्न, ठीक है। और जो एक अच्छा टीचर होता है वो पैदा होते ही अच्छा टीचर नहीं होता, वो मेड, मतलब टीचर जो होते हैं मतलब वो उनको बनाया जाता है थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो है एक अच्छा टीचर को और बेहतर बनाता है, एंड बेस्ट बेटर टीचर को बेस्ट बनाता है। मतलब कोई इंसान है, ठीक है, नॉर्मल आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो, आप आरआई में जाते हो, तब तक आप एक टीचर नहीं, ठीक है। आप मान के चलो आपका इंक्लाइनेशन किसी और फील्ड में था, आप नीट वगैरह किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नीट का तैयारी कर, मतलब घर वालों ने जो बोला मैं वहां चला गया, नीट का तैयारी कर रहा था। उसके बाद मैं जब मुझे एक्सपोजर मिला आरआई में चला गया, आप में से बहुत सारे ऐसे और बच्चे होंगे जो किसी और चीज के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपको लगा कि आरआई भी एक अच्छा फील्ड है, तो आप आरआई में आ गए। तो आप स्टूडेंट थे नॉर्मल, ठीक है, किसी भी चीज के लिए आप तैयारी कर रहे थे, आप आरआई में आ गए, अब तक आप टीचर नहीं हो। जिस दिन आप आरआई में एंटर करते हो उस दिन से आपको बोला जाता है स्टूडेंट टीचर, ठीक है। आपको क्या बोला जाएगा, स्टूडेंट टीचर बोला जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट टीचर बोला जाएगा। उसके बाद आरआई में पढ़ते 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 आप जो है बहुत सारा ट्रेनिंग लोगे, बहुत सारा आपको जो है सिखाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग, ठीक है। जो आरआई के अंदर आपको सिखाया जाएगा थ्रू मल्टीकल्चरल, मल्टीकल्चरल दो स्टेजेस में होता है, ठीक है। मल्टीकल्चरल नहीं, मल्टीकल्चरल तो एक चीज है, मल्टीकल्चरल प्लेसमेंट मतलब अलग अलग स्कूल में आपको भेजा जाता है, वहां का एक्सपीरियंस लेते हो। एक होता है माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग बहुत बार क्वेश्चन में आता है, मल्टीकल्चरल नहीं पूछता, माइक्रो टीचिंग पूछता है। माइक्रो टीचिंग दो स्टेज में होता है, एक स्टेज में टीचर आपको सिखाएंगे, ठीक है। देखो आरआई के अंदर या फिर किसी भी कॉलेज के अंदर जो टीचर होते हैं, ठीक है, जो आपको सिखाते हैं उनको टीचर स्टूडेंट कहा जाता है, क्योंकि मैंने आप पे बोला कि टीचिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है, तो जो टीचर होते हैं उनको टीचर स्टूडेंट कहा जाता है, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर है, वो भी एक लर्नर है, ठीक है। तो वो उनको बोला जाता है, जो आपको पढ़ाते हैं उनको बोला जाता है टीचर स्टूडेंट, एंड आपको बोला जाता है स्टूडेंट टीचर। तो माइक्रो टीचिंग दो स्टेज में होता है, एक स्टेज में टीचर स्टूडेंट जो है आपके गाइड होते हैं, वो आपको सिखाते हैं कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो आपको सिखाते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, ठीक है। एंड दूसरे स्टेज में क्या होता है, जो आप स्टूडेंट टीचर जो हो, कुछ बोल रहा है क्या कोई, एनीवन सेइंग एनीथिंग, यू कैन आस्क मी डाउट। यस गायत्री, यस गायत्री बोलो, इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, देखो तो टीचर स्टूडेंट जो है, टीचर स्टूडेंट मतलब आपके जो गाइड टीचर होते हैं वो आपको ट्रेन करते हैं, एंड स्टूडेंट टीचर जो होते हैं, स्टूडेंट टीचर मतलब आप क्या करते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करते हो। तो ये जो प्रैक्टिस करते हो इसको माइक्रो टीचिंग बोला जाता है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग बोला जाता है। माइक्रो टीचिंग में आप क्या करते हो, प्रैक्टिस टीचिंग करते हो, लेकिन माइक्रो टीचिंग एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा ट्रेनिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग होता है, टीचर स्टूडेंट्स आपका ट्रेनिंग करेंगे, एंड आप जो है प्रैक्टिस करोगे, उसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। आप जो है प्रैक्टिस टीचिंग करते हो, प्रैक्टिस टीचिंग, ठीक है। ऐसे बहुत सारा चीज सीखते हो, ठीक है। तो जब तक ये सब आप कर रहे हो आपको स्टूडेंट टीचर बोला जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद ये सब करने के बाद, माइक्रो टीचिंग वगैरह सब कुछ खत्म होने के बाद आप जाते हो इंटर्नशिप करने, ठीक है। आप जाते हो इंटर्नशिप, यहाँ पे आपको रियल लाइफ टीचर की तरह एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है।
एक्सपीरियंस लाइक एक्सपीरियंस, यहाँ पे रियल लाइव एक्सपीरियंस आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको रियल लाइव एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब आपका आरआई में पढ़ोगे तो आपको जेएनवी में जाना पड़ता है, जेएनवी के अंदर जाके पूरा 3-4 महीना रह के वहां पे बच्चों को पढ़ाना होता है, एज ए रेगुलर टीचर की तरह आपको वहां पे पढ़ाना होता है, रियल लाइव एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो इस टाइम में आपको बोला जाता है ट्रेनी टीचर, ठीक है। इस टाइम में आपको क्या बोला जाएगा, ट्रेनी टीचर बोला जाएगा। आप उस टाइम में ट्रेनिंग लेते लेते जो है पढ़ा रहे हो, ट्रेनिंग के लिए पढ़ा रहे हो, तो ट्रेनी टीचर आपको बोला जाता है। फिर उसके बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, या फिर आपका जॉब मिल जाता है, ठीक है, आपका प्लेसमेंट हो जाता है कैंपस के थ्रू, या फिर आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो, तो आपको फिर बोला जाएगा स्टूडेंट टीचर। स्टूडेंट टीचर तो नहीं बोला जाता, स्टूडेंट टीचर कहाँ बोला जाता है, जहाँ ये बीएड कॉलेज में उनको स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट बोला जाता है, ठीक है। बीएड कॉलेज में जो पढ़ाते हैं उनको टीचर स्टूडेंट बोला जाता है। नॉर्मल स्कूल में आप पढ़ाते हो तो आपको सीधा क्या बोला जाएगा, टीचर बोला जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे रियल टीचर बन जाओगे। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हमने डिस्कशन किया, आप पहले स्टूडेंट थे, जैसे आ रही है कोई भी बीएड कॉलेज में ज्वाइन करते हो जिस दिन, उस दिन आपको स्टूडेंट टीचर बोला जाएगा। फिर ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग खत्म होता है, ट्रेनिंग प्रैक्टिस करने के लिए जाते हो, जो प्रैक्टिस करने के लिए जाते हो उसको आपको ट्रेनी टीचर बोला जाता है। ट्रेनी टीचर जब आप उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट या जॉब करते हो आपको रियल टीचर बोला जाता है। या फिर अगर कोई बीएड कॉलेज में आप पढ़ाओगे तो आपको टीचर स्टूडेंट बोला जाएगा, ठीक है, टीचर स्टूडेंट्स आपको बोला जाएगा। इस तरह से आपका जो है चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, आप पहले एक स्टूडेंट थे, फिर यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ट्रेंड हुए, ठीक है, फिर उसके बाद देखो ट्रेनी टीचर बने, फिर रियल टीचर बने। नॉर्मल एक आप जो है न्यू टीचर थे, ठीक है, आप पहले क्या थे, न्यू टीचर थे। न्यू टीचर का क्या हुआ, इन सर्विस ट्रेनिंग हुआ। इन सर्विस ट्रेनिंग मतलब जॉब करते टाइम देखो, ये जो तुमने किया, ये जो तुमने इंटर्नशिप किया, ये जो माइक्रो टीचिंग किया, इसको बोलते हैं प्री सर्विस, ठीक है। प्री सर्विस ट्रेनिंग, इसको अच्छे से समझो, ये भी तुम्हारे केवीएस वगैरह एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। आरआई में तो नहीं पूछता है, आरआईसी के एग्जाम में आगे आगे काम में आएगा। इसको प्री सर्विस ट्रेनिंग बोलते हैं, जो आपने माइक्रो टीचिंग किया, या मल्टी कल्चरल जो मैंने आपको बोला, अलग अलग स्कूल में जाके एक्सपीरियंस के लिए पढ़ाते हैं, या तुम्हारा जो जेएनवी या कहीं पे जाके आप रियल लाइफ टीचिंग इंटर्नशिप जो करते हो, ये सब क्या है, तुम्हारा प्री सर्विस टीचिंग है। बिकॉज आप सर्विस करने से पहले, सर्विस का मतलब क्या है, जॉब करने से पहले जो ट्रेनिंग लेते हो उसको प्री सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं। जॉब ज्वाइन करने के बाद जो ट्रेनिंग लेते हो उसको इन सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं। ये दोनों ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है टीचर को इफेक्टिव टीचर बनाने के लिए। आप एक न्यू टीचर थे, इन सर्विस ट्रेनिंग आपको मिला, इन सर्विस ट्रेनिंग के थ्रू आप क्या बने, एक इफेक्टिव टीचर बन पाए, ठीक है, इफेक्टिव टीचर बने, ठीक है। इफेक्टिव टीचर मतलब बहुत सारा ट्रेनिंग आपको मिला और उस ट्रेनिंग के थ्रू आप जो है एक अच्छा टीचर बने। इफेक्टिव टीचर का फर्दर जो है और जो है ट्रेनिंग होगा, या और प्रैक्टिस करेंगे टीचर, और प्रैक्टिस करते करते ये बेटर टीचर बन सकते हैं। एंड बेटर टीचर भी एक दिन क्या बन सकता है, बेस्ट टीचर। आपको भी जो है बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलेगा, ठीक है, आपको भी क्या मिल सकता है, बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल सकता है। यही चीज यहाँ पे बोल रहा है, एक टीचर को ट्रेनिंग के थ्रू जो है बेटर बनाया जा सकता है, एक बेटर टीचर को बेस्ट बनाया जा सकता है ट्रेनिंग एंड रिसर्च के थ्रू। समझ रहे हो ना, ये सुनो। यस सर। Yes, sir. सो टीचर Yes, मस्ट sir. हैव द फॉलोइंग क्वालिटी। टीचर का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कंटेंट में इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट कंटेंट में इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गुड नॉलेज ऑफ द पेडागोजिकल सब्जेक्ट, ठीक है, पेडागोजिकल सब्जेक्ट, पेडागोजिकल स्किल, ठीक है, पेडागोजिकल स्किल में आपका बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब ये पेडागोजी क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज पेडागोजी, पेडागोजी क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग टर्म है। मेथड। यस, The study of पेडागोजी का teaching मतलब method. होता है, हाँ, द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड होता है, द स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग को हम लोग बोलते हैं पेडागोजी। द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड स्ट्रैटेजी और टेक्निक ऑफ टीचिंग को हम लोग बोलते हैं पेडागोजी, ठीक है। आप जब आरआई में पढ़ते हो या कहीं पे भी पढ़ते हो तो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। जैसे पेडागोजी मान के चलो आप साइंस में पढ़ो तो पेडागोजी फिजिकल साइंस होता है, ठीक है, साइंस में दो होता है, पेडागोजी फिजिकल साइंस, पेडागोजी बायोलॉजिकल साइंस भी होता है, ठीक है, एंड पेडागोजी मैथमेटिक्स भी होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स भी कुछ कुछ जगह पे, पेडागोजी मैथ्स का भी होता है, ठीक है। आर्ट्स के टीचर बनोगे तो पेडागोजी सोशल साइंस होगा, पेडागोजी सोशल साइंस होगा, या पेडागोजी तुम्हारा लैंग्वेज होगा, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज। फिजिकल साइंस को पढ़ाने के लिए किस तरह से पढ़ाना है वो पेडागोजी फिजिकल साइंस में पढ़ाएंगे। बायोलॉजी या साइंस कैसे पढ़ाना है उसके लिए बायोलॉजिकल साइंस का जो आपको ट्रेनिंग मिलेगा। मैथ्स कैसे पढ़ाना है उसके लिए जो आपको ट्रेनिंग मिलता है उसको पेडागोजी मैथ्स कहते हैं। सोशल साइंस किस तरह से पढ़ाना है जो आपको पढ़ाया जाएगा उसको बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, पेडागोजी सोशल साइंस, ठीक है। लैंग्वेज को जो पढ़ाना है उसके लिए क्या मिलेगा आपको, पेडागोजी लैंग्वेज। इस तरह से आपका अलग अलग जो है तुम्हारा पेडागोजी होता है।
पेडागोजी समझ गए क्या होता है, ठीक है। तो ये जो पढ़ाने का, जिस भी फील्ड में आप टीचर बनोगे, आप इनमें से किसी भी फील्ड में टीचर बन सकते हो। तो ये जो फील्ड है, इसमें टीचर बनने के लिए, ये जो फील्ड है इसमें टीचर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, स्किल चाहिए। एंड ये जो स्किल्स चाहिए इसको बोला जाता है पेडागोजिकल स्किल, ठीक है। इसको बोला जाता है, ये इसको बोला जाता है पेडागोजिकल स्किल। मतलब किस तरह से पढ़ाना है उसके ऊपर जो आपको स्किल दिया जाता है, मतलब आप जो स्किल सीखते हो उसको बोला जाता है पेडागोजिकल स्किल, ठीक है। उसको पेडागोजिकल स्किल बोला जाता है। तो गुड नॉलेज ऑफ द पेडागोजिकल स्किल टू टीच द सब्जेक्ट, आपको बेहतर पेडागोजिकल स्किल भी चाहिए। अंडरस्टैंड द लर्नर प्रिपेयर्डनेस विद द नॉलेज, ठीक है। अंडरस्टैंड द लर्नर्स प्रिपेयर्डनेस ऑफ द नॉलेज, मतलब किस तरह से लर्नर्स को पढ़ाओगे, किस तरह से, मतलब लर्नर्स कितने तैयार हैं, कितने रेडी हैं, वो जो तुम पढ़ाते हो, दैट इज कॉल्ड लर्नर प्रिपेयर्डनेस। मतलब उसके ऊपर भी आपको नॉलेज चाहिए। अंडरस्टैंड द लर्नर प्रिपेयर्डनेस विद द नॉलेज, मतलब बच्चे कितना रेडी हैं, उनका साइकोलॉजी को समझना भी जरूरी होता है। उनको साइकोलॉजी का समझना भी क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। क्लियर, उनका साइकोलॉजी को समझना भी क्या होता है, जरूरी होता है। ओके, एक मिनट। ओके, हाँ। तो बच्चों का साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, स्टूडेंट साइकोलॉजी को समझना भी बहुत जरूरी होता है एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए। टीचर शुड फॉलो वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। अलग अलग मेथड्स को जो है टीचर को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अलग अलग मेथड्स क्या करना चाहिए टीचर्स को, जब जरूरत पड़े जिस तरह का मेथड जो है यहाँ पे एक टीचर को फॉलो करना चाहिए। क्लियर, टीचर शुड फॉलो वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग डिवाइस फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम आपको, जैसे लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है टीचर, या डायनेमिक प्रोसेस है, तो डायनेमिक प्रोसेस है, इसीलिए आपको टाइम टू टाइम जो है अलग अलग मेथड्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ए टीचर एनकरेजेस द प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, बच्चों के दिमाग में क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, बच्चों के दिमाग में दो चीज का बहुत इंपॉर्टेंट आपको जनरेट करना है बच्चों के दिमाग। एक तो तुम्हारा क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी। दूसरा होता है क्रिटिकल, क्यूरियोसिटी। यस, क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी, ये सब चीज बच्चों के दिमाग में जनरेट करना एक टीचर का काम होता है, ठीक है। टीचर शुड गिव द स्टूडेंट्स द फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडिया। टीचर शुड गिव द स्टूडेंट्स द फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडिया। उनका आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, उनका आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए टीचर बच्चों को फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ठीक है। इसको, ये क्या होता है, तुम्हारा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। कंड्यूसिव लर्निंग या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बोल सकते हो, ठीक है। कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे बच्चे आराम से फ्रीडम या अपॉर्चुनिटी दिया गया, बच्चे अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, अपना आइडिया जो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है टीचर के लिए, ठीक है। जो कंप्लीट प्रोसेस होता है एजुकेशन सिस्टम में, इसमें चार तुम्हारे पिलर्स हैं, 4 पिलर्स, ठीक है। 4 पिलर्स होते हैं। क्या क्या है वो 4 पिलर्स? एक तो तुम्हारा पहला है, तुम्हारा पहला पिलर्स क्या है, तुम्हारा एजुकेटर जो पढ़ाते हैं। मैंने आपको बोला था ना, इनिशिएट करते हैं। तो पहले तो कोई इनिशिएटर होते हैं, इनको इनिशिएटर भी बोलते हैं। इनिशिएटर जो इनिशिएट करते हैं, टीचर को क्या बोलते हैं, एजुकेटर या इनिशिएटर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है स्टूडेंट, जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर, एक्सेप्टर या एजुकेंड बोलते हैं, ठीक है। तीसरा चीज होता है जो पढ़ाना है, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट होता है, कंटेंट। चौथा होता है कॉन्टेक्स्ट या सेटिंग, फॉर एग्जांपल स्कूल। तो कुछ कुछ जगह पे 3 पिलर, अगर 3 पिलर बोलेगा तो टीचर, स्टूडेंट एंड तुम्हारा स्कूल। अगर 4 पिलर बोलेगा तो टीचर, स्टूडेंट्स एंड कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज स्कूल। तो 3 पिलर होता है, 4 पिलर्स भी होते हैं। तो टोटल 4 पिलर होते हैं। कुछ जगह पे 3 पिलर बोलेगा, कुछ 4, तो लेकिन 4 तुम्हारा पिलर्स है। 4 मेन पिलर्स है तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम में, टीचर, स्टूडेंट, सब्जेक्ट, कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है? ओके। अब देखो नेक्स्ट पेडागोजी क्या Yes, है, sir. पेडागोजी पैराडिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो Sir, यस बोलो। what is the meaning of context? I'm not able to understand, sir. ओके, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मींस द एरिया इन विच यू आर लाइक टीचिंग। सेटिंग मतलब क्या होता है, आज जैसे स्कूल, फॉर एग्जांपल स्कूल कॉन्टेक्स्ट, आप कहाँ पढ़ा रहे हो, यू आर लाइक टीचिंग द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। तो स्कूल यहाँ पे क्या हो गया, सेटिंग हो गया, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आप जिस पर्टिकुलर मतलब एरिया में या जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ा रहे हो, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट।
ठीक है, क्लियर। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा टीचर है, स्टूडेंट है, दोनों मिल के स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं एंड वो मैथ्स के ऊपर पढ़ाई हो रहा है, तो 4 पिलर हो गया तुम्हारा, एक टीचर, स्टूडेंट, तीसरा तुम्हारा सब्जेक्ट, और जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो तुम्हारा क्या है, कॉन्टेक्स्ट या सेटिंग, या फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको बोल सकते हैं स्कूल। ठीक है, क्लियर। कॉन्टेक्स्ट का देखो अलग अलग मीनिंग हो सकता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सिचुएशन। किस तरह का सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट का एग्जैक्ट मीनिंग अगर मैं बोलूं तो क्या, सिचुएशन। तो किस तरह का सिचुएशन में वो पढ़ा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अर्ली या फिर गुरुकुल सिस्टम एक था, ठीक है। ट्रेडिशनल में क्या था, ट्रेडिशनल या गुरुकुल सिस्टम में कॉन्टेक्स्ट क्या था, तुम्हारा जंगल, फॉरेस्ट, या फिर पेड़ के नीचे, ठीक है, ट्री, ठीक है, ट्री के नीचे पढ़ाते थे। तो जो तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट था ओपन एनवायरनमेंट में पढ़ाते थे, ठीक है, तो वो कॉन्टेक्स्ट अलग था। अभी क्या, स्कूल जो है तुम्हारा क्या है, बाउंड्री, स्कूल बाउंड्री या पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। समझ गए, ये सुनो। The place where teacher and students are gathering to teach or learn, that place Yes. will say. Yes, that place is called the context. Okay, clear. Yes, sir, I Very good, understood. very good, very good. Now next is your paradigm. Okay, paradigm, pedagogy paradigm मतलब होता है a typical example of pattern, present pattern. We will discuss now. The next topic is present pattern of pedagogy, या फिर प्रेजेंट पैटर्न ऑफ लाइक टीचिंग मेथड्स, या फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग। अभी कौन सा मेथड्स फॉलो होता है, तो अभी कौन सा मेथड फॉलो होता है उसको समझने पहले पेडागोजी पैराडिज्म क्या है वो समझ जाते हैं। ठीक है, क्लियर। पेडागोजी इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ एजुकेशन। Why science? Because we also use different facts, different phenomena, experiments. That's why pedagogy is science also. ठीक है, because we use different methods related to of different methods for experimentation. Like for example, pedagogy. One pedagogy is your demonstration method. ठीक है, demonstration teaching method. Demonstration teaching method is used in science experiment. ठीक है, फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है वो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू होता है, दैट्स व्हाई साइंस है। आर्ट्स क्यों है, आर्ट है, टीचिंग इज आर्ट, पेडागोजी टीचिंग आर्ट, तो पेडागोजी भी आर्ट है। इतनी अच्छी तरह से पढ़ाते हो, हाउ इफेक्टिव यू आर टीचिंग, एक आर्ट होता है, हाउ इफेक्टिव यू आर टीचिंग, इट इज एन आर्ट। सो द एम ऑफ पेडागोजी इज टू डेवलप ह्यूमन बीइंग। पेडागोजी का मतलब टीचिंग, जो तुम्हारा ये है उसका मतलब क्या होता है, टीचिंग मेथड्स का जो एम होता है वो क्या होता है कि टू डेवलप द ह्यूमन अप टू द स्किल एक्विजिशन। इतना पढ़ाओ एटलीस्ट कि वो स्किल को एक्वायर कर पाए। ठीक है, स्किल को एक्वायर कर पाए मतलब स्किल को प्राप्त कर सके। ठीक है, स्किल एक्विजिशन तक एटलीस्ट हमको पढ़ाना है उनको। ठीक है, तो स्किल अगर एक्वायर कर पाएगा बच्चा, तभी जो है एक इफेक्टिव सिटीजन बन पाएगा, एज वेल एज जो है अर्न कर पाएगा। ठीक है, मान के चलो आप जो है कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर स्किल अगर आप वो एक बच्चा अटेंड कर पाएगा तो वो कंप्यूटर रिलेटेड कोई जॉब कर पाएगा। आप जो है टीचिंग के लिए पढ़ा रहे हो, ठीक है, आरआई में जाते हो तो आपको टीचिंग के लिए पढ़ाएंगे, तो आपको जो स्किल एक्वायर करोगे वो टीचिंग रिलेटेड स्किल होगा, एंड आप जाके आगे जाके क्या बन सकते हो, एक टीचर बन सकते हो। तो पेडागोजी या टीचिंग मेथोडोलॉजी का यही मतलब होता है कि आपको एक स्किल एक्विजिशन तक एटलीस्ट जो है वो लेके जाएं। तो द टीचिंग इज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट्री। प्रोफेशनल आर्टिस्ट्री है टीचिंग प्रोफेशन में हमको बहुत ज्यादा आर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब जैसे कम्युनिकेट करते हो दैट इज एन आर्ट, एग्जांपल देते हो दैट इज एन आर्ट, तो बहुत अच्छे आर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज प्रोफेशनल आर्टिस्ट्री व्हिच रिक्वायर्स टीचर्स एफिशिएंटली प्लान। एफिशिएंट प्लानिंग आपको चाहिए, लेसन प्लानिंग, आपको बहुत अच्छे से लेसन को प्लान करना पड़ेगा, एफिशिएंट प्लानिंग। ओके, एफिशिएंटली आपको प्लान करना पड़ेगा। द ऑब्जेक्टिव्स, आपको जो पढ़ाना है बच्चों को, उन ऑब्जेक्टिव को लेसन प्लान के अंदर आपको एफिशिएंटली इफेक्टिवली प्लान करना पड़ेगा, एंड गिव द स्टूडेंट्स मीनिंगफुल नॉलेज, मीनिंगफुल लर्निंग आपको बच्चों को देना है। ठीक है, जिसका कुछ मीनिंग हो सके, जिससे उनका जो है डेवलपमेंट हो पॉजिटिव वे में। तो स्टूडेंट्स शुड गेट मीनिंगफुल नॉलेज इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एंड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एवरी टीचर इवॉल्व देमसेल्फ एवरी डे। ये भी क्या, टीचिंग एक प्रोसेस है ना, तो टीचर डे बाय डे इवॉल्व होते हैं, एवरी डे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, वो इवॉल्व होते हैं। दे ऑल्सो डेवलप यूनिक टीचिंग स्टाइल। जो कोई न्यू टीचर होगा एक दिन वो बहुत यूनिक टीचिंग स्टाइल उसके पास होगा। ठीक है, यूनिक टीचिंग स्टाइल उसके पास होगा। दे ऑल्सो डेवलप द यूनिक टीचिंग स्टाइल बेस्ड ऑन मल्टीपल एनकाउंटर्स, ओके, विद देयर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ। मल्टीपल एनकाउंटर्स मतलब क्या है,
उनके सामने अलग अलग सिचुएशंस आएंगे, मल्टीपल सिचुएशन, बहुत अलग अलग तरह का सिचुएशन आएगा। उन सारे सिचुएशन को डील करते करते वो एक एफिशिएंट प्लानर बन जाएंगे, एक इफेक्टिव टीचर बन जाएंगे, एक यूनिक टीचिंग स्टाइल उनके अंदर डेवलप होगा। ठीक है, तो इन टीचिंग एवरीडे टीचर अलग अलग प्रॉब्लम फेस करते हैं, दे फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस डेली, ओके, एंड दे लुक फॉर सॉल्यूशन, दे फाइंड फॉर सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस, ओके। इसीलिए टीचिंग क्या होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बिकॉज डेली कुछ ना कुछ चैलेंज होता है, मल्टीपल आप एनकाउंटर कर सकते हो। एनकाउंटर मतलब आपके सामने बहुत अलग अलग टाइप का सिचुएशन आएगा, उनका सामना करना पड़ेगा आपको, तो बहुत चैलेंज आपके सामने आता है, उनको उनका सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। सो पेडागोजिकल एनवायरनमेंट ऑफ टीचिंग मतलब मेथोडोलॉजी जो सीखते हो आप, दैट हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जो पेडागोजी होता है, कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाना, ये जो आपको पढ़ाया जाता है पेडागोजी में, कैसे पढ़ाना है, हाउ टू टीच पढ़ाया जाता है, हाउ टू डील विद डिफरेंट सिचुएशन, हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स, ये सब आपको समझाया जाता है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाता है। ठीक है, द जॉब ऑफ टीचिंग इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जॉब ऑफ टीचिंग क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड यू नीड टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस इन ए सोफिस्टिकेटेड फेजेस। सोफिस्टिकेटेड मतलब आपको यहाँ पे प्रॉपर फेज में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस में आपको जो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मतलब आप इनको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, हैविंग और शोइंग ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सोशल सिचुएशन। फॉर एग्जांपल मतलब यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए, यू नीड ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू लाइक डिवाइड द टीचिंग इनटू डिफरेंट फेजेस। उनको डिवाइड करने के लिए, टीचिंग को डिवाइड करने के लिए 4 फेजेस में, यू नीड ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड फेजेस। मतलब जहां पे कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी ही इस तरह से प्लानिंग कर सकता है, एंड ए टीचर नीड टू बी एक्सपीरियंस्ड वन। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड जो होंगे वही जो इस तरह से प्लानिंग, तो इस तरह से जो है फेज वाइज डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला फेज में आता है टीचिंग में प्लानिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं लेसन प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या होता है, लेसन प्लानिंग होता है। ठीक है, सबसे पहला चीज होता है योर लेसन प्लानिंग। यू नीड टू प्लान द टीचिंग, यू नीड टू प्लान व्हाट यू वांट टू टीच। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाना है, यू नीड टू प्लान इफेक्टिवली, दिस इज कॉल्ड लेसन प्लानिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लेसन प्लानिंग कहते हैं। देन लेसन प्लानिंग करने के बाद यू नीड टू एग्जीक्यूट द प्लान। ठीक है, आपने जो भी प्लान किया हुआ है, ठीक है, बिफोर गोइंग टू द क्लास, बिफोर गोइंग टू द क्लास यू नीड टू प्लान। ठीक है, बिफोर गोइंग टू द क्लास, बिफोर गोइंग टू द क्लास आपको लेसन प्लान करना है। फिर उसके बाद क्लास में जाने के बाद यू नीड टू एग्जीक्यूट इट, यू नीड टू एग्जीक्यूट इट, दिस मींस यू नीड टू प्रेजेंट द थिंग, यू नीड टू प्रेजेंट द इट। ये क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। आपने जो भी प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब बच्चों के सामने जो भी पढ़ाना चाहते हो उसको आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन करने के बाद, ठीक है, पढ़ा रहे हो बच्चों को, पढ़ाने के बाद जो है तुमको बच्चों को क्या करना है, असेसमेंट करना है। बच्चों को क्या करोगे, एसेस करोगे, बच्चे कितने समझे, क्या समझे, उसका इवैल्यूएशन करोगे। ठीक है, असेसमेंट करोगे। एंड अगर आपको लगता है कि बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टीचिंग, देन यू नीड टू रीटीच दैट। आपको वो रीटीच करना पड़ेगा। अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो कोई बात है, या फिर से जो नेक्स्ट टॉपिक पे जाओगे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, इट इज वर्किंग और नॉट, इसको जानने के लिए जो जो करते हैं उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, सही से काम किया नहीं किया जानने का जो प्रोसेस, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। असेसमेंट के थ्रू हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिजल्ट मान के चलो आपने टेस्ट लिया बच्चों का, एट द एंड ऑफ द क्लास आपने टेस्ट लिया, जैसे मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद कोई टेस्ट लेता हूँ, सॉरी, हाँ, जैसे मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद कोई टेस्ट लेता हूँ, अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स लाएगा तो मुझे लगेगा कि बच्चे समझ नहीं पाए, मुझे शायद फिर से पढ़ाना पड़ेगा। तो यही टेस्ट का मतलब होता है। टेस्ट मतलब होता है तुम्हारा असेसमेंट। ठीक है, टेस्ट का मतलब होता है असेसमेंट। अगर असेसमेंट में रिजल्ट बहुत खराब है, मतलब मैक्सिमम बच्चे बहुत कम मार्क लाते हैं, तो मुझे वो रीटीच करना पड़ेगा, फिर से वो चीज पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा मार्क्स लाते हो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक तक जा पाऊंगा। ठीक है, एक तो होता है रीटीच, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक में जाना। अगर सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट टॉपिक में जाना है। ठीक है, सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेसन प्लान रेडी करोगे। अनसक्सेसफुल होता है तो आपको रीटीच करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए क्या क्या है ये फेजेस। सबसे पहले होता है आपका प्लानिंग। यस सर। ठीक है, प्लान करने के बाद आपको क्या करना होता है, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको करना होता है असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट करने के बाद यहाँ पे 2 चीज मिलता है। एक तो यहाँ पे आपका जो है सक्सेसफुल, सक्सेस होता है, या फिर फेल, फेल्ड। ठीक है, सक्सेसफुल या फिर फेल्ड। अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो नेक्स्ट टॉपिक में जाओगे, नेक्स्ट टॉपिक में जाओगे। फेल्ड होते हो तो फिर से प्लानिंग करोगे, फिर से एग्जीक्यूट करोगे, फिर से असेसमेंट।
ये साइकिल चलता रहता है, जब तक आप फेल्ड होते रहोगे तब तक ये साइकिल चलता रहता है। समझ गए? दिस इज कॉल्ड द डायग्राम ऑफ योर टीचिंग प्लानिंग। ठीक है, टीचिंग प्लानिंग का सर डायग्राम। यस, सर होमवर्क जो बच्चों को देते हैं तो वो असेसमेंट में जाएगा या एग्जीक्यूशन में? असेसमेंट में जाएगा। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, जो आपने प्लानिंग किया हुआ है वो बच्चों के सामने एज ए टीचर आप प्रेजेंट कर रहे हो। टीचर्स प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। ठीक है, आप जो प्लानिंग किए थे उसको बच्चों के सामने प्रेजेंट करना होता है एग्जीक्यूशन। आप जो होमवर्क देते हो, क्लास वर्क देते हो, टेस्ट करते हो, वो सब तुम्हारा असेसमेंट होता है बच्चों का। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये तुम्हारा होता है। सर यस, सर जो रिफ्लेक्शन है वो एक बार इन शॉर्ट में प्लीज बताइएगा। हाँ, यही तुम्हारा रिफ्लेक्शन होता है। देखो, असेसमेंट में आपने क्या किया, रिफ्लेक्शन किया कि जो मैं पढ़ाया वो सही में काम किया कि नहीं किया। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई मिरर है, ठीक है, मिरर में कुछ आप यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट करते हो, तो वो चीज आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आता है। ठीक है, क्लियर है? समझ? मिरर में क्या होता है, आप कुछ यस सर। इंसिडेंट रे डालते हो, आपको रिफ्लेक्टेड रे मिलता है। तो जो आपने इंसिडेंट रे डाला, अगर उसी के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्टेड रे मिलता है तो ये मिरर जो है सही है। ठीक है, ये मिरर सही है। अगर आपने कुछ इंसिडेंट रे डाला लेकिन यहाँ पे मिरर कुछ रेस्पॉन्स किया नहीं, तो यहाँ पे जो आपको रेज सही से नहीं मिला, रिफ्लेक्टेड रे सही से नहीं मिला, मतलब इस मिरर में कुछ खराबी है। या फिर आपको जो ये इंसिडेंट रे जो है आपको प्रॉपर एंगल में डालना पड़ेगा। ठीक है, कुछ आपका यस डेफिनेट साइंस में अलग अलग चीज होता है, तुम्हारा क्रिटिकल रिफ्लेक्शन वगैरह वगैरह कुछ कुछ होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत सारी चीज है। तो जिस तरह से एक चीज आपने जो डाला वही आपको अगर मिल रहा है, जो आप टेस्ट करने के लिए जो चीज आप डाल रहे थे, अगर आपको वही सेम चीज मिल रहा है, करेक्टली एक्यूरेटली मिल रहा है, इसका मतलब आपका काम सक्सेसफुल है। मतलब आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स। व्हाई यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स? सो दैट फॉर सम ऑब्जेक्टिव, आपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किया था। ठीक है, कि बच्चे ये चीज सीखेंगे। आप फूड के बारे में पढ़ा रहे हो तो बच्चे जो है किस तरह से न्यूट्रिशन है वो सीखेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव था क्या खाना चाहिए दिन में, वो बच्चे सीख जाए। आप इस पर्पज में आपने फूड के बारे में पढ़ाया। ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल हो रहा है, बच्चे सही से आंसर कर पा रहे हैं, बच्चों के दिमाग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता है, तो आप फिर से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाओगे। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर से आपको ये चीज फिर से रिटीच करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। फेल्ड होता है तो फिर से जो आपको पढ़ाना है, फिर से प्लान करना है, फिर से एग्जीक्यूट करना है, फिर से बच्चों को असेस करना है। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बनते तब तक आपको रिटीच करना होता है। बिकॉज स्टूडेंट्स फेलियर टीचर का फेलियर माना जाता है, या स्कूल का फेलियर माना जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये यस अगर सर। आपका क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे टीचर का फेलियर ही बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो दिस इज योर रिफ्लेक्शन, जो आप एसेस करते हो उसके थ्रू आपको जो रिजल्ट मिलता है, उसके बाद जो आप करते हो, आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट, आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट आप जो करते हो दैट इज योर रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर? मतलब आपको लगता है सक्सेसफुल हूं तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाओगे, फेल लगता है तो फिर से प्लान करोगे, फिर से पढ़ाओगे। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। ओके, तो जो ये जो तुम्हारा एंटायर प्रोसेस है स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग टू रिफ्लेक्शन इज टोटली डिपेंड्स ऑन टीचर्स चॉइस। टोटली टीचर्स चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर बिलीव के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं बोला आपको कि टीचर को ऑटोनॉमी मिलता है, वो जैसे चाहे वैसे पढ़ा सकते हैं। इसीलिए उनको ऑटोनॉमी भी मिलता है, एट द सेम टाइम उनको अकाउंटेबिलिटी भी मिलता है। मतलब बच्चा अगर फेल होता है, इट्स टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर्स फेलियर। टीचर के ऊपर पूरा दे दिया गया कि तुम जैसा चाहो वैसे पढ़ाओ, इट्स योर चॉइस टू टीच। ठीक है, क्लियर? इन लर्निंग पैराडिज्म ऑन हाउ स्टूडेंट्स लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं। A teacher is able to change their learning plan if they use some teaching model to organize and implement teaching strategy. A teacher is able to change learning plan. Learning plan को वो change कर सकते हैं रिफ्लेक्शन के टाइम। रिफ्लेक्शन के टाइम वो लर्निंग प्लान को चेंज कर सकते हैं if they use some teaching model to organize and implement teaching strategy. अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और implement करना चाहिए, कुछ और टेक्निक पढ़ाना है, तो वो रिफ्लेक्शन के टाइम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। स्टीवर्ड्स एक है जिन्होंने दिया था टीचिंग मेथड, तो नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं आ रहा इसी के एग्जाम के लिए। आगे जाके आपका नेट वगैरह का एग्जाम देते हो या जॉब के लिए एग्जाम, तो वहां पे नाम वगैरह इंपॉर्टेंट है, वो तो हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ आप ये समझ गए कि पेडागोजी पैराडिज्म क्या होता है। ठीक है, मतलब पेडागोजी क्या होता है वो समझ गए, बच्चे टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, क्या स्टेप्स होता है, ये हम समझ गए। अब हम देखेंगे प्रेजेंट ट्रेंड क्या है, रिसेंट ट्रेंड क्या है जो आज हम फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ट्रेंड इन पेडागोजी, प्रेजेंट टीचिंग मेथड्स क्या है वो डिस्कशन करेंगे। देखो, टू बी ए सक्सेसफुल टीचर, अगर आपको एक सक्सेसफुल टीचर बनना है, ए टीचर मस्ट हैव टू फॉलो ए मॉडल ऑफ टीचिंग। आपको कोई ना कोई मॉडल को तो फॉलो करना पड़ेगा जो कि इफेक्टिव होना चाहिए,
जो कि सक्सेसफुल होना चाहिए। इफेक्टिव एटलीस्ट, सक्सेसफुल तब होगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो इफेक्टिव टीचिंग मॉडल का आप इस्तेमाल करोगे। एंड मॉडल क्या होता है? ए मॉडल इज ए प्लान, ठीक है। मॉडल बेसिकली क्या होता है? प्लान होता है या स्कीम होता है जो टीचर खुद प्रिपेयर करते हैं। लेसन प्लान हो गया, या जिसमें आपका स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है वो लिखा हुआ है, ठीक है। एक स्कीम है जो टीचर खुद प्रिपेयर करते हैं टू ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनल मटेरियल। जो भी आपको पढ़ाना है, बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, या चार्ट पेपर है, जो भी आपको पढ़ाना है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो भी है, जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मॉडल। उस मॉडल में आपने उसको ऑर्गेनाइज किया, किस तरह से कौन से स्टेप में क्या पढ़ाना है। एंड दिस मॉडल हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट टीचिंग मेथड। यही मॉडल आपको हेल्प करेगा। जैसे कि प्रेजेंट डे में 5E मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक 5E मॉडल है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। 5E मॉडल एक तुम्हारा होता है, ठीक है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल आप यूज करते हो, इट हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट टीचिंग मेथड। आपको हेल्प हेल्प मिलता है टीचिंग मेथड को, जो अलग अलग टीचिंग मेथड को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड टू अचीव द गोल ऑफ द करिकुलम। गोल ऑफ द करिकुलम, ठीक है। करिकुलम का गोल को जो तुम्हारा क्या करना होता है, अचीव करना होता है। अचीव द गोल ऑफ द करिकुलम, ठीक है। करिकुलम जो आपको पढ़ाना है, दैट इज करिकुलम। स्कूल करिकुलम में बहुत सारी चीज आता है, क्या सब पढ़ाना है, दैट इज करिकुलम। तो गोल जो है उसके अंदर, जो भी करिकुलम का जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए आप जो भी चीज इस्तेमाल करते हो, दैट्स वो एक मॉडल हो सकता है। जीई मिलर नाम का एक एजुकेशनिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने जीई मिलर नाम का एक इंसान है जिन्होंने क्या बोला था, टीचिंग मेथड व्हिच प्लेस लर्नर इन एक्टिव लर्निंग सिचुएशंस आर मोर लाइकली टू बी इफेक्टिव देन दोज व्हिच डू नॉट। ठीक है, क्या बोला था, टीचिंग मेथड व्हिच प्ले लर्नर्स इन एक्टिव लर्निंग। जो भी टीचिंग मेथड बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाता है या एक्टिव पार्टिसिपेशन वाला जो भी टीचिंग मेथड होता है, जो भी टीचिंग मेथड एक्टिव पार्टिसिपेशन वाला होता है वो मोर इफेक्टिव होता है, मोर इफेक्टिव। जो पैसिव वाला होता है वो कम इफेक्टिव होता है। जिस भी मेथड में बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वो इफेक्टिव है, ठीक है, एंड जिसमें नहीं है वो इफेक्टिव नहीं है। सो देयर आर वेरियस टीचिंग मेथड जो हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। ओके, वेरियस टीचिंग मेथड हम आगे जाके सब चीज को डिस्कशन करेंगे। टेबल के बारे में देखेंगे, इसमें सेंट्रल आइडिया है टीचिंग मेथड वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो रिसेंट हमको देखना है, तो रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है हायर एजुकेशन में, it is strongly believed that the process of learning is different from school to university। स्कूल में जो प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी में जो प्रोसेस वो अलग है, ठीक है। छोटे बच्चों को फॉर एग्जांपल जो एलकेजी यूकेजी में पढ़ते हैं, अभी तो ये नाम चेंज हो चुका है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो है, पहले क्या था एक्चुअली, पहले का सिस्टम क्या था, एलकेजी यूकेजी था, फिर उसके बाद तुम्हारा नर्सरी, ठीक है, नर्सरी था, एलकेजी यूकेजी था, फिर तुम्हारा क्लास 1 2 3 4 5, इसको प्राइमरी बोलते थे, ठीक है। उसके बाद ये इसको प्री प्राइमरी बोलते थे, ठीक है। पहले क्या था, इसको प्री प्राइमरी बोलते थे, ठीक है, इसको प्राइमरी बोलते थे। फिर 6 7 इसको बोलते थे मिडिल बोलते थे, ठीक है, मिडिल मिडिल या एलिमेंट्री बोलते, ये सब एलिमेंट्री में आता है। फिर उसके बाद तुम्हारा 8 9 10, ठीक है, इस तरह से था ना। 8 9 ये तुम्हारा हाई स्कूल होता था, ठीक है, ये यस तुम्हारा सर। मिडिल स्कूल, ठीक है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल। और 11 12 जो था उसको बोलते थे तुम्हारा कॉलेज, जूनियर कॉलेज, ठीक है, इसको जूनियर कॉलेज बोलते थे, ठीक है। इसको 10+2 सिस्टम कहते थे, ठीक है, 10+2+3। इसके बाद क्या होता था, +3 होता था, +3 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन जिसको हम लोग बोलते थे। तो 10+2+3 का सिस्टम पहले चलता था। अभी क्या सिस्टम है, अभी एनईपी 2020 के हिसाब से तुम्हारा प्रिपेरेटरी है, प्रिपेरेटरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, मिडिल स्टेज एंड तुम्हारा सेकेंडरी स्टेज। ये 4 है ना, एम आई करेक्ट? ये सुनो, Yes, sir. Yes. हाँ प्रिपेरेटरी सर। स्टेज 5 साल का 5 होता year। है, फाउंडेशनल स्टेज 3 साल का, मिडिल 3 साल का, सेकेंडरी 4 साल का। तो तुम्हारा 10+2 का सिस्टम था, पूरा 10 स्कूल था, 2 जूनियर कॉलेज का सिस्टम था। ये हटा के उन्होंने रखा 5+3+3+4 का सिस्टम, ठीक है। 5 जो तुम्हारा होता है उसमें 3 साल का क्या होता है, जैसे यहाँ पे नर्सरी केजी यूकेजी, इसको अभी बोलते हैं बाल वाटिका। क्या बोलते हैं, बाल वाटिका। तो इसके लिए यस अलग सर। टीचर है। देखो इसके लिए अलग टीचर है, इनका टीचिंग मेथड अलग है, इनका रिक्रूटमेंट अलग होगा, ठीक है। इनको ये टीचर बनने के लिए ट्रेनर्स अलग होंगे। नर्सरी टीचर होता है, एक नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होता है, एनटीटी बोलते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो ये जो पढ़े होंगे वो बाल वाटिका का टीचर बनेंगे। अब इसका नाम भी शायद बदला जा सकता है। उसके बाद होता है तुम्हारा 1 and 2,
1 and 2, ठीक है, ये 5 साल के अंदर आ गए, क्लास 1 and 2, ठीक है, क्लास 1 and 2 ये दोनों क्लास 1 and 2 है। उसके बाद 3 साल में क्या आता है तुम्हारा, क्लास 3, 4 and 5, फिर उसके बाद 6, 7 and 8, उसके बाद तुम्हारा आता है 9, 10, 11 and 12, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्राइमरी टीचर। अभी क्या फाउंडेशन स्टेज का अलग टीचर, इसका सब अलग अलग हो सकता है, मिडिल स्टेज के लिए अलग, जैसे अभी एनसीईटी का एग्जाम जिन लोगों ने दिया है या आगे देंगे उनको पता चलेगा कि जो टीचर का भी मतलब जो जिस कॉलेज में आप पढ़ोगे ना वहाँ पे भी अलग अलग सिस्टम है। यहाँ पे आपको कुछ कुछ जगह पे आपको प्रिपरेटरी दिखेगा, कुछ फाउंडेशनल दिखेगा, कुछ मिडिल दिखेगा, कुछ सेकेंडरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से आपको सेकेंडरी चूज करना है, क्योंकि सेकेंडरी चूज करते हो तो आप टीजीटी भी बन सकते हो, एट द सेम टाइम आप पीजीटी भी बन सकते हो पीजी करने के बाद, ठीक है। तो सेकेंडरी हमेशा चूज करना है, ठीक है। ये तुम्हारा ये प्राइमरी होता है, 1 to 5 तुम्हारा प्राइमरी होता है, पीआरटी बनते हैं इसमें, इनका ट्रेनिंग अलग होगा। हाँ, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड बीए बीएड करने के बाद भी पीआरटी बन सकते। कोर्ट केस हुआ है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पीआरटी नहीं बन सकते बीएड वाले, ठीक है, बीएड वाले नहीं बन सकते, जो 2 ईयर बीएड कर रहे हैं वो नहीं बन सकते पीआरटी, लेकिन इंटीग्रेटेड वाले बन सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड वालों का 4 अलग अलग स्टेज का होता है। तो अगर तुम फाउंडेशनल स्टेज करते हो तो तुम पीआरटी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। एंड मेरे हिसाब से बीएड वालों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जितने भी जेटी मतलब जो ये होते हैं, मतलब जो सीटी वगैरह करते हैं डीएलएड, वो वहां चले जाएंगे, आपके लिए यहाँ पे सीट खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली अप्लाई करोगे, ठीक है। पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, अच्छा लेवल पे टीचर बनना है आप, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिवीजन है, ठीक है। तो आप बाल वाटिका के लिए एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग दूसरा होता है, पीआरटी होता है तुम्हारा मतलब पीआरटी बन सकते हो क्लास 1 to 5 के लिए। 6, 7, 8 को हम लोग बोलते हैं टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। 9, 10, 11, 12 के लिए बोलते हैं पीजीटी। टीजीटी भी यहाँ पे 9, 10, 11, 12 के लिए भी बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे पीजी करने के बाद पीजीटी बनना वो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये जो भी स्ट्रक्चर होगा वो धीरे धीरे करके 2030 तक प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगा। अभी पूरा क्लियर नहीं है, धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट होता होता जाएगा। 2030 में हमको एक्चुअल सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, क्लियर। सर लेकिन जो भी यस सर क्लास बोल 9 और 10 में जो टीजीटी होता है वो पढ़ाएंगे ना? एक्चुअली देखो 6, 7, 8 तक टीजीटी पढ़ाते हैं। टीजीटी जो होता है वो 6, 7, 8 तक ही पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्कूल में 9, 10 वालों को भी टीजीटी टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आगे जाके इसको हटा देंगे, 9, 10, 11, 12 को पूरा पीजीटी ही पढ़ाएंगे, ठीक है। पीजीटी का ही एक्चुअली होता है, जैसे केवीएस एनवीएस में 9, 10, 11, 12 को पीजीटी टीचर ही पढ़ाते हैं। 6, 7, 8 तक पीजीटी होता है, कुछ कुछ स्कूल में होता है 9, 10 ओके को भी सर। पढ़ाने के लिए बोलते हैं, नहीं तो ये 9, 10, 11, 12 को हम लोग पीजीटी स्टेज ही बोलते हैं, इसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ही पढ़ाते हैं। तो बेहतर होगा आप ऐसे अगर समझोगे। तो यहाँ पे एनटीटी हो गया बाल वाटिका के लिए, फिर 1 to लेके 5 तक तुम्हारा पीआरटी, 6, 7, 8 को टीजीटी, 9, 10, 11, 12 को पीजीटी, क्लियर है। आप आरआई से निकलने के बाद डायरेक्टली आप टीजीटी बन सकते हो, यहाँ पे ये कर सकते हो, 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है, क्लियर। ये तुम्हारा चीज है इस तरह यस से। सर। पीजी कर लेते हो तो यहाँ पे पीजीटी भी बन सकते हो, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो हाँ, सबको पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे। इनको तुम स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाओगे, ठीक है, स्टोरी टेलिंग मेथड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इनको तुम लाइक कैसे जो तुम्हारा प्ले हुए मेथड से पढ़ाओगे, प्ले हुए मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, इस तरह से पढ़ाओगे। प्राइमरी क्लास के जो बच्चे हैं वहां पे भी तुम स्टोरी टेलिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, स्टोरी टेलिंग एंड रोल प्ले करा सकते हो। टीजीटी के केस में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन मेथड तुम इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। डिस्कशन ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पीजीटी के केस में ज्यादातर तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेशन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन, ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन होता है, डिस्कशन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ डिस्कशन होता है, दोनों यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखो मेथड सब अलग अलग है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग मेथड तुम्हारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट होता है तुम्हारा प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है, स्कूल से लेके कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक अलग अलग होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स डेवलप इंटेलेक्चुअल पावर फॉर लर्न। धीरे धीरे करके बच्चे जो है इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप, जैसे हायर स्कूल में जाते हैं इंटेलेक्चुअल पावर उनका डेवलप होता है, वो सेल्फ लर्नर बन जाते हैं, धीरे धीरे करके वो ऑटोनोमस या रिसोर्सफुल बन जाते हैं, उनके पास बहुत सारा चीज होता है। जैसे आपके पास अभी के टाइम में एक मोबाइल फोन आपके पास, एक लैपटॉप आपके पास है, जो चाहो वो इन्फॉर्मेशन आप जो है जनरेट कर सकते हो, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन छोटे बच्चों के पास ये चीज नहीं होता, तो बड़े जैसे बच्चे होते हैं रिसोर्सफुल बन जाते हैं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स बिकम्स एक्सपीरियंस लर्नर, बच्चे एक्सपीरियंस लर्नर भी बनते हैं। हायर एजुकेशन में स्टूडेंट जो है ज्यादातर इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट
बिकॉज उनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डेवलप होता है एंड दे ऑल्सो डेवलप देयर पॉजिटिव लर्निंग हैबिट। वो एक पॉजिटिव लर्निंग हैबिट डेवलप करते हैं, अल्टीमेटली दे बिकम मास्टर इन देयर ओन लर्निंग, अपना खुद का लर्निंग में मास्टर बनते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, बच्चे एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर बनते हैं, ठीक है, क्लियर। सो एजुकेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सम कैपेबिलिटीज। एजुकेशन क्या है, जिससे बच्चे कुछ कैपेबिलिटीज डेवलप कर पाए इनटू एन इंडिविजुअल, ठीक है, उनके उनके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज डेवलप हो, कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज डेवलप हो, ठीक है। एजुकेशन में क्या है, बच्चों के अंदर कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज डेवलप हो एंड थ्रू इट if it is though it is a fact that abilities are always in one quality, ability होता है क्या, वो in one होता है, but it is also a fact that these ability can be nurtured। बहुत सारा ability आपके जेनेटिक्स की वजह से आपके पास होता है, लेकिन बहुत सारा चीज हम जो है नर्चर भी कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग एक्सपीरियंस के थ्रू नर्चर कर सकते हैं एंड डेवलप इन लर्नर थ्रू वेरियस मींस बाय एन एजुकेटर। एक एजुकेटर फॉर एग्जांपल, आपको हॉर्स राइडिंग नहीं आता, स्विमिंग नहीं आता, ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर टीचर मिलते हैं। आपको सिंगिंग नहीं आता, आपको स्विमिंग नहीं आता, तो अगर आपके सामने एक अच्छा एजुकेटर, एक ट्रेनर अच्छा है, तो आप ये सब चीज सीख सकते हो जो आपको नहीं आता। तो एजुकेशन मस्ट ऑल्सो बी रिलीव्ड एंड यूजफुल फ्रॉम सोर्स साइड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एजुकेशन जो है सोर्स साइड मतलब जो आपको सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी यूजफुल सोर्स होना चाहिए, ठीक है, रिलीवेंट सोर्स होना चाहिए। जहां आप रह रहे हो, जहां जिस सोर्स को आप बिलीव कर रहे हो, जिस सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो, वो यूजफुल होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एजुकेशन कैन बी क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जो एजुकेशन का प्रोडक्टिविटी है, एजुकेशन तो एक प्रोसेस है, मतलब तुम्हारा लर्निंग तो एक प्रोसेस है, लेकिन लर्निंग प्रोसेस से कुछ प्रोडक्ट भी तो मिलता है ना। ये प्रोडक्ट जो होगा, जो बच्चे सीखेंगे लास्ट में जिनको जो मिलेगा, वो दो तरह का प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। एक तुम्हारा हो सकता है क्वालिटी, जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ क्वालिटी होगा, या फिर दूसरा है क्वांटिटी, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है, क्वालिटी कम है लेकिन उसमें ज्यादा चीजें हैं, तो उसको क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इफेक्टिव टीचर बनता है, ठीक है, एक मान के चलो हमने क्या किया, हमने लाइक कम बच्चों को पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल हमने 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, हमने कोशिश किया कि 50 स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम बच्चे जो है तुम्हारे क्या हो जाए, सिलेक्टेड हो जाए, तो वो क्या है, इफेक्टिव है तुम्हारा, मतलब इफेक्टिव मेथड है जिसमें क्वालिटी को हमने फोकस किया, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्टेड हो जाए। क्वांटिटी में क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम 5000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें से 50 सीट है, तो इसमें क्या हमने क्वांटिटी को फोकस किया, कितने ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, क्वालिटी को हमने ज्यादा फोकस नहीं किया। तो अगर हमने बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया, ठीक है, हमने बहुत सारे, जैसे यूट्यूब फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब क्या है, हमने बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया, इस प्रोसेस में हमने लाइक अभी जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी बच्चे रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, मान के चलो 1000 से लेके 5000 तक बच्चे हमारा जो है रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। तो हमने इतने सारे बच्चों को एजुकेट किया, लेकिन RI में तो सिर्फ 50 सीट है, 50-55 सीट है, तो इतने ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो ये जो तुम्हारा नंबर कम है लेकिन यहाँ पे अच्छा जगह पे बच्चों को सीट मिला, वो तुम्हारा क्वालिटी है, और कितने ज्यादा बच्चों को तुम पढ़ा पाते हो वो तुम्हारा क्वांटिटी है। सिमिलरली आप अगर जैसे स्कूल में, जितने भी स्कूल में बच्चे जाके आगे जाके निकलते हैं, ठीक है, वो क्या है, बच्चे से पढ़ लेंगे निकल जाएंगे, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद मान के चलो 12th क्लास पढ़ने के बाद पास आउट हो जाते हैं, स्कूल से निकल जाते हैं, तो उस क्वालिटी है। आपने 5000 10,000 या 5 करोड़ बच्चों को फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ाया, वो क्वालिटी है। लेकिन वो बच्चे आगे जाके क्या बनते हैं, वो क्या है, सॉरी क्वांटिटी है, ठीक है। 5000 बच्चों को आपने पढ़ाया, 1 करोड़ बच्चे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो 12th क्लास के बाद मान के चलो 1 करोड़ बच्चे जो पास आउट होते हैं, वो क्या क्वांटिटी है कि इतने सारे बच्चे पास आउट होते हैं। लेकिन ये 1 करोड़ उसमें तो कितने बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, वो क्या है, तुम्हारा क्वालिटी है। समझ रहे हो ना, ज्यादा बच्चे सिलेक्टेड होते हैं तो वो क्वालिटी आपका बेहतर है। समझ पा रहे हो क्वालिटी क्वांटिटी के बीच डिफरेंस, समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, एट sir. द एंड कितने Yes, लोग sir. सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, और वो कितना अच्छा हायर, कितने हायर लेवल तक पहुंचते हैं, कितने हायर लेवल, कितने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, हाउ मच सक्सेसफुल, वो तुम्हारा क्वालिटी है। हाउ मेनी सक्सेसफुल, वो क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है, क्लियर। तो दो तरह का चीज हो सकता है, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाँ देखो, बेटर एजुकेशन सिस्टम ना दोनों चाहिए, एक क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, खाली आप बहुत ज्यादा क्वालिटी डिलीवर करते हो लेकिन बहुत ही कम, मान के चलो सिर्फ 50 बच्चे ही जो है तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम में हर साल सिर्फ 50 बच्चे निकलते हैं, लेकिन हमारा तो 1.5 करोड़, सॉरी 150 करोड़ लोग फॉर एग्जाम्पल इंडिया में रहते हैं। 150 करोड़ को
लोगों को एजुकेट करने के लिए, मान के चलो 150 करोड़ में से मान के चलो 15 करोड़ बच्चे हर साल पढ़ाई करते हैं, तो 50 बच्चे अगर हर साल निकलेंगे तो वह 15 करोड़ बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकते, हमको क्वांटिटी को भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए अभी एनसीईटी का एक फॉर एग्जाम्पल एग्जाम हो रहा है जहाँ पे अभी 4000 था, आगे 10,000 भी होगा सीट। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर निकलेंगे तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बदल जाएगा। इसीलिए एनईपी 2020 पूरा कॉम्प्लीटली तुम्हारा ना एजुकेशन टीचिंग जॉब को सबसे ज्यादा, टीचिंग प्रोफेशन को सबसे ज्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंस दिया है एनईपी, अगर आप देखोगे तो एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हमको क्वालिटी तो है, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन क्वांटिटी भी इस तरह का लोग और भी चाहिए, तो दोनों चीज हमको चाहिए, क्वालिटी एज वेल क्वांटिटी प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, सो हियर क्वालिटी, अगर स्कूल का बात करें, स्कूल के अंदर एक ही स्कूल, ठीक है, एक स्कूल या एक क्लास का अगर हम लोग बात करेंगे, मैं तो ब्रॉड सेंस में बोल रहा था, कंट्री के हिसाब से बोल रहा था, अगर सिर्फ एक ही स्कूल या एक ही क्लास का बात करेंगे तो क्वालिटी मीन्स एक्सलेंस इन टेक्स्ट बुक। ठीक है, क्वालिटी मीन्स एक्सलेंस इन टेक्स्ट बुक, कितना अच्छा टेक्स्ट बुक है वो तुम्हारा क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, क्लियर। टीचिंग एड कैसा है, टीचिंग एड का मतलब जो भी आप चार्ट पेपर है, आपका चार्ट वगैरह दे रहे हो, ग्राफ्स दे रहे हो, डिफरेंट इक्विपमेंट्स दे रहे हो, जो फैसिलिटी दे रहे हो, एंड कितने अच्छे टीचर्स हैं, ये तुम्हारा क्वालिटी है। ठीक है, कितने अच्छे टीचर्स हैं, ये तुम्हारा क्वालिटी है। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, कितना रुपया का तुम्हारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, कितना खर्चा तुमने किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टीचर्स, जो भी तुम्हारा नंबर में गिन सकते हो, जो तुम नंबर में गिन सकते हो वो तुम्हारा हो गया क्वांटिटी। ठीक है, जो नंबर में गिन सकते हो वो हो गया तुम्हारा क्वांटिटी, जो तुम नंबर में तो नहीं गिन सकते, उसका क्वालिटी देख सकते हो, वो तुम्हारा क्वालिटी हो गया एक्सेलेंस। टेक्स्ट बुक कितना अच्छा है, टीचिंग एड कितने अच्छे हैं, कितने बेहतर टीचिंग एड है, कितना अच्छा फैसिलिटी है, कितने सारे अच्छे टीचर्स हैं, कितने अच्छे टीचर्स हैं, वो तुम्हारा क्वालिटी हो गया। तो दोनों चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। बहुत अच्छे टीचर तो है लेकिन दो हैं सिर्फ, तो स्कूल तो डेवलप नहीं होगा। मान के चलो 10 टीचर है स्कूल में, उनमें से सिर्फ 2 ही बहुत अच्छे क्वालिटी, मतलब क्वालिटी वाले टीचर है, तो फायदा नहीं है। 10 के 10 टीचर अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीज चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हो? ओके, हाँ सर। हाँ, अब देखो, फॉलोइंग आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए आपको चाहिए नॉलेज चाहिए, लव फॉर द स्टूडेंट्स, अफेक्शन फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, नॉलेज चाहिए, लव फॉर योर स्टूडेंट्स, लव एंड अफेक्शन चाहिए बच्चों के लिए। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स आपका होना चाहिए। टीचर खुद एंथुसियास्टिक होना चाहिए, मतलब चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए, पढ़ाने के लिए खुद से बहुत ज्यादा जो है, मतलब रेडी होना चाहिए। ठीक है, खुद से जो है इंटरेस्टेड होना चाहिए इस चीज में। ठीक है, एंथुसियास्टिक। Teacher must have ability to stimulate the learner's thoughts and interest. बच्चों का थॉट्स एंड इंटरेस्ट को स्टिमुलेट कर पाना चाहिए, इंक्रीज कर पाना चाहिए, जागृत कर पाना चाहिए। ठीक है, तभी जो है एक अच्छा टीचर बनेगा, एंड वो तुम्हारा इफेक्टिव टीचिंग एनवायरनमेंट बनेगा। तो इफेक्टिव टीचिंग एनवायरनमेंट बनने के लिए नॉलेज चाहिए टीचर का, लव एंड फेथ फॉर द स्टूडेंट्स चाहिए, अफेक्शन फॉर द स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स होना चाहिए, प्लानिंग सही से होना चाहिए, एंथुसियास्टिक टीचर होने चाहिए। ठीक है, टीचर जो है बच्चों को इफेक्टिवली पढ़ा पाना चाहिए, उनका थॉट्स एंड इंटरेस्ट को जागृत कर पाना चाहिए, ये सब चीज आपको चाहिए। ठीक है, बहुत सारे टीचिंग मेथड होते हैं, उनमें से कुछ मेथड हम डिस्कस करेंगे। एक और चीज जो हम आगे डिस्कशन करेंगे कि पहले क्या सिस्टम था, अभी क्या सिस्टम है, करंट ट्रेंड क्या है पेडागोजी पैराडिज्म में, एंड पहले क्या सिस्टम था, इसको हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नहीं तो मैं बता देता हूँ। यस, बोलो। सर आपने जो वहां पे बोला कि क्वालिटेटिव टीचिंग होता है, तो उसमें हमारे को उसमें एक्सीलेंस इन टेक्स्ट बुक, टीचिंग एड्स वो सब है, और क्वांटिटेटिव में नंबर्स है। हाँ, मतलब कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, क्वांटिटी में क्या होगा, फॉर एग्जांपल हाउ मेनी टीचर्स। ठीक है, हाउ मेनी टीचर्स, टीचर्स कितने हैं। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं स्कूल में। ठीक है, हाउ मेनी बेंच, बेंच कितने हैं, क्लास में डेस्क कितने हैं, कितने तुम्हारे क्लासरूम्स कितने हैं। ठीक है, इक्विपमेंट्स कितने हैं, ये सब क्या है, तुम्हारा क्वांटिटी है जो तुम गिन पाओगे, यू कैन काउंट। ठीक है, आप क्वांटिटी मतलब जिसको आप काउंट कर पाओगे, क्वालिटी में आप काउंट नहीं कर पाओगे, उसका जो है कितना इफेक्टिव है वो देख पाओगे, एक्सेलेंस लेकिन देख सर वहां पाओगे। पे टीचर्स लिखा है क्वालिटी में, वहां पे फैसिलिटीज एंड टीचर्स। हाँ, एक्सेलेंस इन टेक्स्ट बुक, इसका मतलब क्या लिखा है, एक्सेलेंस इन टेक्स्ट बुक, एक्सेलेंस इन टीचर्स, एक्सेलेंस इन टीचिंग एड। ठीक है, एक्सेलेंस इन टेक्स्ट बुक, एक्सेलेंस इन टीचिंग एड, एक्सेलेंस इन फैसिलिटी, एक्सेलेंस इन टीचर, मतलब कितना एक्सेलेंट है टीचर, टीचर के अंदर एक्सेलेंस कैसा है, फैसिलिटी कितना एक्सेलेंट है, टीचिंग एड कितना एक्सेलेंट है, कितना
इफेक्टिव है। क्लियर? ओके। यस सर। हाँ, कितने सारे टीचर है वो, हाँ तुम्हारा क्वांटिटी में हो जाएगा, कितने अच्छे टीचर है वो तुम्हारा क्वालिटी में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? बाकी सब समझ पाए? एनी सर डाउट? यस बोलो। सर इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो नंबर ऑफ बेंचेस और टेबल्स होते हैं स्कूल में वो होता है क्वांटिटी, और जिस तरह की अच्छी अच्छी तरह के लकड़ी जो यूज होते हैं वो इम्पोर्टेड टाइप का वो होता है उसका क्वालिटी। हाँ, लेकिन वो लकड़ी क्वालिटी वो उससे बच्चे देखो, जिससे बच्चे का रिजल्ट अच्छा होगा वो तुम्हारा क्वालिटी में आएगा। ठीक है, तो बेंच डेस्क से तो तुम्हारा मतलब बच्चे बेहतर नहीं बनेंगे। क्वालिटी, अगर क्वालिटी में क्या है, क्वालिटेटिव में क्या है कि टीचर कितने अच्छे हैं, ठीक है, कितने कितने टैलेंटेड टीचर हैं, कितने अच्छे टीचिंग एड हैं, फैसिलिटी, लेबोरेटरी फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी तुम्हारा मतलब जो भी लाइक जो सर पढ़ने स्मार्ट के लिए जो बोर्ड। उनको, हाँ स्मार्ट बोर्ड वो सब चीज, जिस और टेक्स्ट बुक में एक्सेलेंस है, लैब में तुम्हारा बहुत सारी चीजें, तो वो तुम्हारा क्वालिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लाइक बेंच डेस्क के अंदर किस कौन सा मटेरियल यूज है वो क्वांटिटी क्वालिटी में नहीं जाएगा, क्वालिटी जाएगा तुम्हारा जो चीज तुम्हारा टीचिंग में एक्चुअल में यूज होता है। ठीक है, मतलब रिसोर्स जो तुमको चाहिए। ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर। ओके ओके, सो दीज आर द थिंग्स। और यहाँ पे एक चीज है सेपरेट जो मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन कराऊंगा। ये चीज, ये हम एक्चुअली यहाँ पे मैं क्या डिस्कशन कराऊंगा, पहले का सिस्टम क्या था, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न। ठीक है, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न टीचिंग मेथड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंड प्रेजेंट क्या है वो भी डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट टीचिंग मेथड क्या है, ट्रेडिशनल क्या था, मॉडर्न क्या था, ये सब चीज डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ हमारा लाइक आज का लेक्चर खत्म होता है। जो मैं नेक्स्ट टेस्ट में आपको दूंगा, उस टेस्ट में क्या रहेगा, उस टेस्ट में तुम्हारा पेडागोजी के रिलेटेड चीजें रहेंगे। ठीक है, पेडागोजी या मेथड्स ऑफ टीचिंग के रिलेटेड चीजें रहेंगे, बेसिक चीजें रहेंगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर मेथड के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल तुम्हारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ओके। एंड फिर ये कंप्लीट करके फिर हम ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों पढ़ाई करेंगे। अभी कुछ बच्चों का देखो, सबको मैं बोलूंगा कि सीयूईटी एग्जाम डेफिनेटली सब लोगों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि हमारा टारगेट तो आरआई होगा। ठीक है, हम हमेशा टारगेट करेंगे कि हम आरआई में ही पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि उसका स्कोप बहुत ज्यादा है। इवन मैं आईआईटी से भी आरआई को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अगर आप कोई मुझे पूछे कि सर आरआई और आईआईटी दोनों मिल रहे तो मैं कहाँ पढ़ाई करूँ, तो मैं उसको बोलूंगा आरआई में पढ़ाई करो, क्योंकि आरआई एस्टेब्लिश्ड है। आईआईटी वगैरह को इस चीज में एस्टेब्लिश होने में टाइम, वो इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत एस्टेब्लिश्ड है आईआईटी, लेकिन टीचिंग के फील्ड में उतना एस्टेब्लिश होने के लिए टाइम लगे। तो डेफिनेटली फिर भी कोई चाहे तो आईआईटी में जा सकता है। ठीक है, अब देखो सीयूईटी का हम लोग बात करेंगे, सीयूईटी यूजी पीजी दोनों का बात करेंगे। सीयूईटी यूजी और एनसीईटी का सिलेबस लगभग पूरा सेम है, लगभग क्या पूरा सेम है। क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न थोड़ा अलग अलग है, किसी में 20 क्वेश्चन तो उसमें 45 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इस तरह जाता है, बाकी सिलेबस दोनों का समान इक्वल। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ, सब लोग एक बार देख लो। ठीक है, सीयूईटी नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली देना है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया है, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड एक चीज है। ये मैं आपको लाइक जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग हैं सीयूईटी का बैच फॉर एग्जांपल ज्वाइन करते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज आप इसके लिए आपको लाइक और पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड सीयूईटी के लिए भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे आरआई के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सीयूईटी के लिए भी लाइक ये जो सिलेबस है आपको, ये आपको पढ़ाया जाएगा अगर आप वो वाला बैच ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो उसका कितना रिमेनिंग कितना फीस होगा वो डेफिनेटली आपको बता दिया जाएगा, तो फीस कम ही होगा। ठीक है, तो मुझे कांटेक्ट करना इंडिविजुअली, मैं आपको बता दूंगा उसमें जितना भी आपके लिए कितना फी लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये सब चीज भी मैं कवर करूंगा इस कोर्स, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड तो आरआई के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, ये चीज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करूंगा। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट के लिए ही आपको खाली पे करना है, क्योंकि उसके लिए अलग टीचर्स रहेंगे। तो सीयूईटी यूजी का पहले हम लोग बात करें। ठीक है, ये यूजी का हम लोग बात करें। अंडर ग्रेजुएट मतलब जो 12th के बाद बच्चे देंगे। ठीक है, 12th पास आउट, जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स देंगे। ठीक है, एनसीईटी या सीयूईटी एग्जाम जब दोगे आप लोग आईटीईपी के लिए, मतलब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो 4 साल का होता है, 4 ईयर बीएससी बीएड एंड बीए बीएड के लिए, ये तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है, जिसमें तुम्हारा न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स नैरेटिव्स के ऊपर एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है इसमें से, फिर तुम्हारा कुछ पॉपुलर फिल्म्स ऑन एजुकेशन वगैरह वगैरह से कुछ क्वेश्चन पूछता है, साइंस से कुछ क्वेश्चन पूछता है, जिसमें फेमस साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स चाहिए, ये सब क्या है, ये सब बिल्कुल अलग सिलेबस है। मतलब हाँ, लेकिन बेसिक तुमको यहाँ पे जैसे ऑब्जर्वेशन और नेचुरल फिनोमेना के ऊपर जो कुछ क्वेश्चन आएगा, आरआई में जो तुम पढ़ के जाओगे वो बहुत हेल्प करेगा ये सब चीज को समझने के लिए। ठीक है, जो डिफिकल्टी द चिल्ड्रन फेस, ठीक है, या तुम्हारा जो
डिफिकल्टी द चिल्ड्रन फेस इन लर्निंग पोएम, सोशल साइंस, मैथ, ठीक है, ये सब चीज जो तुम्हारा है ये आरआई के अंदर जो पढ़ रहे हो वो सब डेफिनेटली हेल्प करेगा। लेकिन कुछ कुछ बहुत ज्यादा स्टैटिक चीजें भी यहाँ पे है, ठीक है, कुछ कुछ स्टैटिक चीजें तुम्हारे यहाँ पे हैं, तो वो तुमको मैं कवर कर दूंगा उस कोर्स में। हम लोग 16 सितंबर से वो स्टार्ट कर, वो उसमें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे कवर हो जाएगा वो वाला चीज, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या क्या है सीयूईटी एग्जाम में, तो सीयूईटी एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ इंग्लिश, इंग्लिश तो आपका हो ही जाएगा, जो आपको अभिजीत सर जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत डिटेल में जाके पढ़ाएंगे, तो वो चीज आपको इसके लिए और अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। और नो मतलब ऑल्दो हम उसके लिए भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके लिए भी आपको कुछ कुछ जो है क्लासेस में रिवाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, अभिजीत सर जितने डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे वो चीज आपको डेफिनेटली जो है, एक यहाँ पे देख सकते हो, ये तुम्हारा इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। इंग्लिश हो उड़िया हो जो भी तुम्हारा है, कोई भी लैंग्वेज लेते हो तो यही सिलेबस तुम्हारा रहेगा, उड़िया लो इंग्लिश लो, तो ये तुम्हारा सिलेबस रहेगा। जहाँ पे तुम्हारा सीयूईटी में लगभग आई थिंक 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 45 करना होता है, एनसीईटी में 20 क्वेश्चन करना होता है, आरआई में भी 20 क्वेश्चन करना होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है जो आपको आरआईसी के सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, वो सीयूईटी में ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो गया दोनों लेवल के लिए, यूजी के लिए भी पीजी के लिए भी, ठीक है। यूजी पीजी दोनों का सिलेबस कवर हो जाता है सीयूईटी का। जो आरआई में इंग्लिश आपको पढ़ा रहे हैं, आप एश्योर हो जाओ ये चीज कि जो आरआई में आपको पढ़ाया जाएगा वो चीज सीयूईटी यूजी एंड पीजी के लिए ऑटोमेटिकली यूजफुल है, ठीक है, उतना ही आपका रहेगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, या सीक्वेंसिंग जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, चूजिंग वर्ड फॉर चूजिंग द करेक्ट वर्ड, या फिलिंग द ब्लैंक्स जिसको हम लोग कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम एंड वोकाबुलरी, ये सब चीज आपको जो है अभिजीत सर पढ़ाएंगे ऑलरेडी। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ आरआईसी का सिलेबस क्या है, जिनको नहीं पता मैं ऑफिशियल सिलेबस आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सी डबल सिलेबस, यहाँ पे आरआई का ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हो, ये आरआई का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस में क्या क्या चीज है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में देखो लिखा है तुम्हारा यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, सिलेक्टिंग सुइटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स, फाइंडिंग आउट एरर इन टेंस, तो इसमें ज्यादा सिलेबस है, ठीक है। आरआई में ज्यादा लगभग 12 टॉपिक है, उसमें कम टॉपिक है, तो आरआई की में जो तुमको पढ़ाया जा रहा है वो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा कवर हो गया। तो इंग्लिश के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, इंग्लिश तुम्हारा कवर हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैंने बोला, आई विल टीच यू टीचिंग एप्टीट्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी सीयूटी एनसीटी का टेंशन मत लेना इस चीज के लिए। इंग्लिश आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो जाएगा, कवर इन आरआईसी कोर्स, ठीक है। फिर भी आपको इसके लिए भी इस एग्जाम के पहले जो भी चीजें हैं उसके लिए गाइड किया जाएगा। फिर तीसरा तुम्हारा रहता है जनरल टेस्ट रहता है, ठीक है। जनरल टेस्ट में बहुत सारा चीज है, रीजनिंग भी रहता है, आपका क्वांट्स भी रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी रहता है, जीके रहता है, ये सब चीज। रीजनिंग तो पूरा प्रशांत सर जितना पढ़ाएंगे वो सीयूईटी एनसीटी सब में कवर हो जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जीके आपको पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, इसके लिए भी हम लोग लगे आपको चार्ज नहीं करेंगे इस चीज के ऊपर, ठीक है। ये भी आपको आपके लिए फ्री है, आप ज्वाइन करते हो नहीं करते हो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा, कोई चाहे पढ़ना तो, ठीक है। इतने चीज के लिए हमने आपसे लाइक जो कोर्स हमने आपको एनरोल किया है टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश एंड रीजनिंग का था, तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, जनरल टेस्ट के लिए भी आपको मिल जाएगा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बाकी जो चीजें है डोमेन सब्जेक्ट लगता है यहाँ पे, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट लगता है किसमें, एनसीईटी में। तुमको सीयूईटी या एनसीईटी के एग्जाम में तुमको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना पड़ते हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट। तो ये 3 डोमेन सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर रहेंगे, पीसीएम के फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, मैथ के अलग, बायोलॉजी के अलग टीचर लगेंगे, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब चीज रहता है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मैं पढ़ाता हूँ, अभिजीत सर भी कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये सब अलग है। ये सब का सिलेबस में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सिलेबस है आपका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, यूजी पीजी सबका अलग अलग सिलेबस है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिक्स का सिलेबस क्या है, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, पूरा क्लास 12 है, ठीक है। क्लास 12 का ही सिलेबस तुमको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, खाली क्लास 12 का जो भी अपडेटेड क्लास 12 का सिलेबस होगा वो यहाँ पे तुमको इसमें देखने के लिए मिला। इस तरह से फिजिक्स का सिलेबस ये वाला है, 10 यूनिट है इसमें, ठीक है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबका सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो यूजी वाले, ठीक है। तो यूजी वाले सारा सिलेबस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इसका हम 16 को स्टार्ट करेंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हो इसके लिए ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा देखो सीयूईटी पीजी का बात करते हैं, ठीक है, सीयूईटी पीजी। हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आप लाइक इसमें लोगे एनसीईटी एनसीयूटी एग्जाम में,
एक सेकंड लैंग्वेज भी आपको लेने के लिए बोलता है। तो सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश ही ले सकते हो, ठीक है, ऐसा ऑप्शन है कि इंग्लिश को आप 2 बार ले सकते हो आरआई मतलब इस एनसीटी एग्जाम में, ठीक है। आरआई को आप सॉरी आरआई में तो इंग्लिश ही है, एनसीटी एग्जाम में इंग्लिश को 2 बार ले सकते हो। सीयूटी में तो लाइक एक ही लैंग्वेज लेना पड़ता है इंग्लिश, तो दूसरा कोई लैंग्वेज ना लेने से भी चलेगा। तो हम ये इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के लिए भी, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के लिए भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो आपने क्योंकि आरआईसी के लिए ऑलरेडी इंग्लिश के लिए ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको इंग्लिश फिर से ज्वाइन करना नहीं पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू ज्वाइन फॉर द डोमेन सब्जेक्ट। हाँ, कोई बोलेगा नहीं सर मुझे इंग्लिश 2 बार नहीं लेना है, मुझे उसके साथ ओडिया लेना है या हिंदी लेना है, तो इसके लिए दूसरे टीचर को हमको हायर करना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो उसके लिए अलग से आपको लगेगा, बहुत मिनिमम कॉस्ट होगा उसका, उस प्राइस का, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का देखते हैं, सीयूटी पीजी का मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा, मैं आपको इसीलिए मैं बोला कि इंडिविजुअली कॉन्टेक्ट करना। यहाँ पे देखो सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में यहाँ पे तुम्हारा कॉमन पे जाना है, कॉमन सिलेबस देखना। यहाँ पे बीएड साइंस और आर्ट्स का सिलेबस तुमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे एक मिनट देख लो, जो तुम्हारा बीएड, ठीक है, एक तो आरआई का हो गया, आरआई का तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, पूरा इतना अच्छे से आपको कवर हो जाएगा पूरा लास्ट तक। अच्छा, आप क्लासेस डेली बेसिस पे अटेंड कर रहे हो? मुझे एक बार फीडबैक दो, आपको Yes, क्लासेस sir. कैसे लग रहे हैं, Yes, sir. जो भी स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं? समझ आ रहा है ना आप लोगों को सही से? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन। देखो कहीं पे कोई भी डाउट होता है, कहीं पे कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके हिसाब से जो भी चाहिए डेफिनेटली, अगर जो जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको हेल्प करूंगा उस चीज में, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा कॉमन है, सर। सबसे ज्यादा कॉलेज ये वाला प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखो 2 ईयर बीएड के जो बच्चे हैं, 2 ईयर बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं, वो आरआई देंगे और आरआई के साथ यहाँ पे सीयूईटी देंगे। एनसीटी एग्जाम तो उनका नहीं है, उनका सीयूईटी है, सीयूईटी पीजी जिसको कहते हैं। सीयूईटी पीजी में 2 ईयर बीएड भी आता है, ठीक है। तो ये जो तुम कॉमन, ये कॉमन वाला पेपर है, बीएड कॉमन वाला पेपर CO QP03, यहाँ पे पेपर कोड ये है, ठीक है। तो इसमें क्या सिलेबस है, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी यही कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें तुम्हारा क्वेश्चन पैटर्न में 25 क्वेश्चन जो रहेगा, उसमें लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन से तुम्हारे 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको RIC के सिलेबस के अंदर जो तुम पढ़ रहे हो वही रहेगा, जो मैं ऑलरेडी आपको सिलेबस में दिखा चुका हूँ, ठीक है। जो मैं अभी इंग्लिश का सिलेबस आपको दिखाया था ना, वही तुम्हारा सिलेबस है। RI से कम सिलेबस है, लेसर देन RI, ठीक है, लेस देन RI के सिलेबस से कम ही सिलेबस से 25 मार्क्स तुमको पड़ेगा। RI से 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 25 आएगा, लेकिन सिलेबस कम ही है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। यही तुम्हारा सिलेबस है। सीयूईटी पीजी में भी तुम्हारा यही सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, एज पर माई एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। तो सीयूईटी पीजी में भी यही सिलेबस है। उसके बाद एक मिनट, हाँ, तो देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, जो भी चीजें हैं, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ाया जाएगा। जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड्स, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई विल डेफिनेटली कंप्लीट दिस, ये भी तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम चीजें हैं, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे मतलब बताया था, ठीक है। यही सब लगभग देखो, यूजी और पीजी दोनों का सेम सिलेबस है, टीचिंग लगभग सेम, एग्जैक्टली तो सेम नहीं है, लगभग सेम है। कैसे, मैं बता देता हूँ तुमको, ठीक है, कैसे मैं तुमको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको एक मिनट, जस्ट एक मिनट, हाँ देखो ये चीज देखो, ये देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है ना, यहाँ पे तुम्हारा ये जो तुम्हारा सिलेबस है, ये तुम्हारा पूरा एंटायर तुम्हारा जो सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा एंटायर सिलेबस है ना सीयूईटी पीजी का, वो सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के अंदर ही आ जाएगा लगभग। थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल, क्योंकि ये तुम्हारा लाइक 75 मार्क्स यहाँ से आएगा, यहाँ से तुम्हारा 75 मार्क्स आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस जो है इसी के अंदर ही तुम्हारा लगभग आ जाता है। जैसे कि आर्ट, म्यूजिक एंड ड्रामा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तुम्हारा आर्ट, म्यूजिक एंड ड्रामा, ठीक है। आर्ट, म्यूजिक एंड ड्रामा टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के अंदर ही है, एंड तुम्हारा सीयूईटी के सिलेबस में आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, ये सब, ठीक है, हो गया। सोशल साइंस, मैथ, साइंस एंड एनवायरनमेंट, साइंस तुम्हारा है, एनवायरनमेंट तो नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये सब चीज तुम्हारा आ ही जाता है लगभग,
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सोशल साइंस है, मैथ्स है, ठीक है, साइंस है, तो ये सब चीज भी पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा 2 ईयर बीएड में, उसमें थोड़ा कम डिटेल, क्योंकि उसमें 20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, इसमें 75 क्वेश्चन, उसमें 20 क्वेश्चन आएगा, इसमें 75, तो इसमें थोड़ा ज्यादा सर डिटेल में जाना पड़ेगा। यस, ये 2 सर ईयर बीएड बोल का रही है। थी कि सर बोल रही थी कि कल मेरा मैथ्स का टेस्ट है, तो मैं लीव कर सकती हूँ क्लास? हाँ, यस यस यस, यू कैन लीव। देखो, जिसको भी लीव करना लीव कर सकते हो, मैं इंटीग्रेटेड वालों का तो बता ही दिया हूँ, इंटीग्रेटेड वाले सब लीव कर सकते हैं। 2 ईयर बीएड का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ओनली 2 ईयर बीएड थैंक यू स्टूडेंट जो सर। है अभी देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 ईयर बीएड में देखो, एक तो कॉमन पेपर वो कॉमन देना है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का भी जो तुम्हारा पेपर रहता है, ये भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, इसमें ये सब तुमको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें अगेन 25 मार्क्स तुम्हारा पहला रहेगा, तुम्हारा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल, मतलब इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट रहेगा 25, बाकी 75 क्वेश्चन तुम्हारे इन सब चीजों से रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सर साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल। यस, ये सारे जो बीएड से मतलब ये ह्यूमैनिटीज वाला और वो कॉमन वाला डिफरेंसेस क्या है इनमें? ये डिफरेंट देखो क्या है कि ये सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कॉमन वाला देते हैं, ठीक है, मतलब आपको बीएचयू, डीयू वगैरह जाना है ना, तो इसमें इसमें मिल जाएगा आपको, लेकिन इनका लाइक इसमें मान के चलो 50 सीट्स हैं, ठीक है, तो 50 सीट्स कॉमन बीएड में रखे, जिसमें तुम लाइक नॉर्मल चीज है, वहां पे भी तुम सेम, तुम्हारा इंपॉर्टेंस सेम है, लेकिन और एक्स्ट्रा कुछ 50 सीट्स के लिए बीएड इन ह्यूमैनिटी स्पेशल, ये तुम्हारा क्या ऑनर्स टाइप का चीज है, ये देते हैं, ठीक है। डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं, उसमें भी करने से तुमको जॉब मिलेगा, इसमें भी करने से तुमको जॉब मिलेगा, ठीक है, सिमिलर, लेकिन थोड़ा सीट यहाँ पे ये भी एक्स्ट्रा 50 कर दी, इसमें ये सब चीज है, ठीक है। यहाँ पे ये तुम्हारा जो तुम्हारा साइंस का है, इसमें ये लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत का दे दिया, इसके लिए अलग 50 सीट कर दिए, साइंस के लिए अलग 50 सीट्स फॉर एग्जांपल कर दिए, जिसमें तुम्हारा बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस है, ये सब है। तो ये सब तो तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर आता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा ये भी तुम्हारा क्या है, क्लास 12th लेवल तक मैक्सिमम तुम्हारा रहेगा, क्लास 12 या ग्रेजुएशन लेवल तक है, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा इसमें देखो डिटेल लिखा नहीं है कहीं पे कि कितना लेवल तक रहेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट नॉलेज स्पेसिफिक है, तो हम तो उम्मीद रखेंगे कि ये तुम्हारा 12th मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रेजुएशन लेवल तक, क्योंकि आपने पीजी तो किया नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली बच्चे पीजी नहीं किए होते हैं, वो माना जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप 2 ईयर बीएड कर सकते हो, तो मैक्सिमम लेवल जो होगा वो ग्रेजुएशन का लेवल तक होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो, मैथ्स में अगर जाना है तो मैथ्स का ये सब तुम्हारा सिलेबस है, इस तरह से अलग अलग तुम्हारा है। हम क्योंकि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी यही लेते हैं, तो इसी सिलेबस को हम पढ़ाएंगे आपको, ये वाला सिलेबस जो है, ये कॉमन सिलेबस जो है, ठीक है, ये कॉमन बीएड जो है उसको हम आपको गाइड करेंगे। बाकी अगर कोई चाहता ही नहीं सर साइंस के लिए भी हम लोग करेंगे, सोशल साइंस के लिए भी हम लोग करेंगे, तो उसके लिए लाइक टीचर्स अलग लगेंगे, और जब टीचर्स अलग लगेंगे तो फीस स्ट्रक्चर भी जो है यहाँ पे अलग लगेगा, क्योंकि उनको डेफिनेटली अच्छा पैसा देंगे तभी आके हमारे साथ अच्छे से टाइम दे पाएंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी टीचर को अच्छा लाइक पेमेंट अच्छे से नहीं करेंगे, सैलरी अच्छे से नहीं देंगे, तो वो कुछ ही दिन जो है इंटरेस्ट दिखाएगा, कुछ दिन बाद उसको लगेगा नहीं यार मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं लाइक वहां जाऊं जहाँ पे मुझे कुछ पैसा मिले, समझ रहे हो ना, दिस इज द रूल ऑफ द सोसाइटी, ओके। तो ये चीज तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप डेफिनेटली कांटेक्ट करना, कितना फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं थोड़ा अपने टीम से ये करके मैं आपके साथ जो है बता दूंगा आपको, ओके। सो एनी डाउट यू कैन आस्क मी अबाउट द सिलेबस एंड एनीथिंग, otherwise you can leave the class is over. सर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा चांसेस है ना कि आरआई बीबीएसआर को भी एनसीईटी मतलब अपने में ले लेगा और फिर एग्जाम कंडक्ट करेगा? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है, आरआई भी जो है एनसीईटी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली से जा सकता है, लेकिन क्या है मान के चलो, डिपेंड करता है कि अगर नहीं जाता है, ठीक है, दोनों सिलेबस हमको पढ़ाई करना है, इन वर्स्ट केस मान के चलो कि नहीं जाता है, तो फिर इसको तो देखना पड़ेगा इस हिसाब से, जाता है तो वहां पे, इसीलिए हम 16 सितंबर से ही स्टार्ट कर दे रहे हैं क्लासेस, ताकि आप दोनों चीज के लिए स्ट्रांग हो जाओ। एंड देखो नॉलेज कभी ना वेस्ट नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जो चीज पढ़ रहे हो, ये जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जो तुम्हारा सिलेबस है यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था, आरआई का जो सिलेबस है, दैट इज द बेस्ट सिलेबस, सब कोई इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। आरआई का जो सिलेबस है यहाँ पे, ये जो तुम्हारा सिलेबस है, इवन यूजीसी नेट का जो टीचिंग एप्टीट्यूड वो भी इसी लगभग इसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड, बाकी इंग्लिश और रीजनिंग तो सेम ही है दोनों में, टीचिंग एप्टीट्यूड ही अलग है,
लेकिन ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपका बेसिक जो नॉलेज आपको डेवलप करता है, आरआई के अंदर पढ़ते टाइम 4 साल हेल्प आएगा, नेट के टाइम हेल्प करेगा, केवीएस एनवीएस के टाइम हेल्प करेगा। कितना मैं श्योर हूँ, मैं खुद ये सब एग्जाम दे चुका हूँ, तो मुझे पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो आरआई के सिलेबस में वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होगा, लेकिन बात ये है कि हम आपको एनसीटी के लिए पढ़ाएंगे, और वो मैं खुद टीचिंग एप्टीट्यूड मैं खुद पढ़ाऊंगा, जो अलग सिलेबस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको कोई पे नहीं करने का जरूरत है, ठीक है। जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स है, यू विल डेफिनेटली गेट ऑल दोस थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एनसीटी एग्जाम सर के लिए। यस, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस का जो बीएड सिलेबस है, जैसे कि उसमें दिखाया है हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो उसमें डिटेल्स में है कि हिस्ट्री के अंदर कौन कौन सा टॉपिक्स है? नहीं नहीं, यही चीज नहीं दिया है ना इसमें, ये चीज कुछ भी नहीं दिया है, कौन कौन सा टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सा टॉपिक, ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सब स्टेट बीएड के सिलेबस में भी जाता है ना? हाँ, स्टेट बीएड के सिलेबस में भी तुम्हारा रहता है, तो यू कैन लाइक टेक दैट स्टेट बीएड सिलेबस, वहां तक जा सकते हो, ठीक है, स्टेट बीएड सिलेबस तक तुम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके, तो हम स्टेट बीएड का भी स्टार्ट कर देंगे साथ ही साथ, ताकि बेहतर होगा दोनों चीज कवर, क्योंकि चीज तो है, मतलब हमको पता है ये चीज कि स्टेट बीएड में भी यही चीज आ रहा है और सीयूईटी में भी यही चीज आ रहा है। जैसे मैं कुछ लाइक आपको फीडबैक अगर दिखाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, तो अलग अलग स्टेट का, जैसे टेलीग्राम चैनल में आ जाना आप लोग, मैं यहाँ पे कुछ बच्चों का यहाँ पे फीडबैक्स होगा, ठीक है। जहाँ पे मैंने देखा है ये चीज कि ये जो चीज हमने पढ़ाया हुआ है आरआई के लिए, वो स्टेट बीएड में भी काम में आया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एक स्टूडेंट का फीडबैक है, जिसने यहाँ पे बोला कि आरआई का तो उसने प्रिपरेशन किया, लेकिन उसने टाइम मैनेजमेंट थोड़ा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसका मार्क्स कम है, ठीक है। आई थिंक उसका फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा आरआई में, ठीक है। आरआई ये जो कैंडिडेट है दूसरे स्टेट से है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या लिखा है देखो, लेकिन सर मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी पे सिलेक्शन मिली, और ये सब आपकी और आपकी टीम की कृपा है, जो भी मतलब तारीफ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे इसके अंदर देखो, डिजिटल लर्निंग को मैं यूट्यूब चैनल पे देखी तब सोची थी, जो भी यहाँ पे लिखा है देखो, तो सर मुझे कुछ कुछ नहीं बहुत ज्यादा सीखने को मिला। अच्छा, इंग्लिश रीजनिंग टीचिंग में बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिला, इसमें जो उसने सीखा उसको हेल्प मिला स्टेट यूनिवर्सिटी में भी। यहाँ पे देखो, इवन सर स्टेट यूनिवर्सिटी के पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड जो आप पढ़ाए वही देखने को मिली। मतलब कहने का सर मतलब ये है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश स्टेट बीएड में भी कॉमन ही है ना, इसलिए। हाँ हाँ, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब, जब हमको पता है, मैं मतलब पहले मुझे नहीं पता था, मैं पहले सिर्फ आरआई को फोकस करता था, ठीक है, पहले सिर्फ जो मैं आरआई को फोकस करता था। बच्चों के थ्रू मुझे पता चला कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो स्टेट बीएड, उड़ीसा स्टेट बीएड के बहुत सारे बच्चों ने बोला, बिहार के बहुत सारे बच्चों ने बोला, ठीक है, आसाम के बच्चों ने बोला, अलग अलग स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट बीएड के बच्चों ने बोला, अलग अलग स्टेट बीएड के बच्चों ने बोला कि सर आपने जो पढ़ाया वो हमारे स्टेट बीएड में भी काम में आया। तो इसलिए हम स्टेट बीएड का जो है ये भी डेफिनेटली स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्लियर। उड़ीसा का तो हम तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्लियर। सर विद वेरी मिनिमम कॉस्ट हम लोग वो सब चीजें करेंगे। यस, बोलो। सर डोमेन सब्जेक्ट चूज करने के लिए सर बता देते कैसे चूज करेंगे? डोमेन सब्जेक्ट देखो, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू चूज योर 12th सब्जेक्ट, जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है उसको चूज करना, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को चूज करना फॉर साइंस स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी या हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को चूज करना फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप कुछ और भी चूज कर सकते हो, लेकिन पीसीएम या पीसीबी बेहतर है साइंस के लिए। आईआईटी में जाना है तो पीसीएम या पीसीबी दोनों में से आपको मतलब मौका मिलता है जाने के लिए, ठीक है। सिमिलर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी या हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स लेते तो आर्ट्स में जाने का आपको मौका मिलेगा, तो ये सब्जेक्ट लेना ज्यादा बेहतर है। बाकी चाहो तो फिर और भी सब्जेक्ट्स जो ले सकते हो, लेकिन ज्यादा कॉलेज में आपको चांस लेना है तो ये सब सब्जेक्ट में से कुछ चूज करना है, ठीक है, क्लियर। ओके, एंड इसी इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर टीचर हमारे पास अवेलेबल है, आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। जो ऑलरेडी बैच लिए थे एनसीटी उनको पता होगा, ठीक है। ऐसे तो इस बैच में कोई नहीं होगा जो ऑलरेडी एनसीटी लिया था, लेकिन आप खुद देखोगे कैसे पढ़ाया जाता है। सब लगभग मैक्सिमम टीचर आरआई से ही पास आउट है, ठीक है, क्लियर। सर इस सिलेबस का पीडीएफ थोड़ा भेज देंगे? हाँ हाँ, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। ये जैसे मैंने बताया, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको नहीं भेज पाया, मैं भेज ही दूंगा, ठीक है, लेकिन आप देखना कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप जो है सीयूईटी में के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना, अगर यूजी का डाउनलोड करते हो CUET
यूजी लिखना, ठीक है। यहाँ जाना है आपको सीयूटी, पहला वाला वेबसाइट सीयूटी यूजी लिखा जो है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो तुम्हारा तुमको जिस सब्जेक्ट में चाहिए उस सब्जेक्ट का तुम सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। एक मिनट, नेट थोड़ा यहाँ पे स्लो है। हाँ, तो ये जो तुम्हारा है यहाँ पे सिलेबस वाला सेक्शन में जाना है और यहाँ पे बाकी जो सारे सब्जेक्ट का तुमको सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जिसका भी तुमको देखना है सिलेबस तुम देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। और पीजी के लिए अगर तुमको चाहिए सिलेबस तो CUET पीजी लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैंने डाउनलोड किया CUET पीजी, मैं तो ये तो सेंड कर दूंगा CUET पीजी का। CUET पीजी का सिलेबस आप लोग ये करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाले में जाना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन वाले में जाके सिलेबस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो एक कॉमन लिखा हुआ है कॉमन, इस कॉमन पे क्लिक करना है, ठीक है। कॉमन जो 7 MB का है इस पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लियर है, समझ गए आप लोग? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम, यू कैन लीव नाउ। गुड नाइट एवरीवन। सर एक यस क्वेश्चन था। यस, पूछो। सर अगर साइंस बैकग्राउंड से 12th किए हुए हैं और अगर डोमेन सब्जेक्ट सोशल स्टडीज वाला कुछ ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा सर? देखो प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बट आई विल सजेस्ट कि आप जो है साइंस वाला ही लेना, जो आपका 12th में था वही ले लेना। दैट विल बी बेटर, ताकि कोई प्रॉब्लम ना, मतलब मैक्सिमम जगह पे अगर आपको अप्लाई करना है तो साइंस का सब्जेक्ट अगर आप लिए तो साइंस में भी अप्लाई कर सकते हो, आर्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ आर्ट्स में ही जाना है, कम आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, सिर्फ आर्ट्स में ही जाना चाहते हो तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन आपका अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां आर्ट्स के सब्जेक्ट को अलाउ किया जा रहा है वही आपको करने के मौका मिलेगा। देखो मैंने एनसीईटी के एग्जाम में ये चीज देखा हुआ है, वहां पे लिखे हैं कि आपका 12th में भी होना चाहिए एंड डोमेन सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। ये चीज कुछ कुछ जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेजेस में जैसे केरला है या कर्नाटक है, किसी किसी में मैंने देखा। आईआईटी में तो पूरा लिखा हुआ है ऐसा कि आपका पीसीएम होना भी चाहिए और जो है तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट पीसीएम होना चाहिए या पीसीबी होना चाहिए, ठीक है। तो 12th का लेना ज्यादा बेहतर है अगर आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा चाहिए, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी चाहते हो। देखो कोई ना कोई कॉलेज में डेफिनेटली मिल जाएगा इसमें, क्योंकि सीट बहुत सारे आने वाले हैं एंड आप प्रिपेयर करके एग्जाम देने वाले हो तो आप डेफिनेटली दूसरे स्टूडेंट से बेहतर ही हो, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज में तो सीट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए तो वहां पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा प्रॉपर रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, ताकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से आपको ना निकाल दे टॉप कॉलेजेस आरआई जो है। बीबीएसआर के लिए सर देखो तैयारी कर और ग्रेजुएशन में सर आर्ट्स सब्जेक्ट ही लेना है। हाँ, ग्रेजुएशन में 8 सब्जेक्ट लेना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आरआई फॉर एग्जांपल तुम्हारा, देखो कुछ दिन तो पता चल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। आरआई क्या करने वाला है कुछ दिन में पता चल जाएगा। अभी तक तो पता नहीं चला कि ये लोग एनसीईटी में क्या डोमेन सब्जेक्ट ले रहे हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट में है अगर वो लेते हैं तो पीसीएम लेंगे या सीबीजेड लेंगे या बीए बीएड, अगर कोई सब्जेक्ट लिया है तो आर्ट्स वाला बोलेंगे। लेकिन अभी तक इन्होंने अपना कुछ ऐसा जारी नहीं किया, ठीक है। अभी तक ये इसमें आज जो जारी हुआ है वो 2 ईयर बीएड का तुम्हारा रिजल्ट इन लोगों ने जारी किया हुआ है, ठीक है। तो वो पता होते ही मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो अगर मुझे कुछ मिलता है तो बता दूंगा। देखो फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स हमारे यहाँ ज्वाइन करते हो तो उस कोर्स में बाद में आप चेंज करना चाहते हो, सर मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है, नहीं सर मैं ये लिया था लेकिन ये लेना चाहते हो, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका सब्जेक्ट चेंज कर देंगे एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर, ठीक है। कोचिंग के टाइम में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म फिलअप के टाइम के लिए मैं आपको बता दूंगा, बहुत टाइम है अभी आपके पास, 2024 के लिए बहुत टाइम है, तो तब तक मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, ठीक है। क्लियर। सर अगर बायोलॉजी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट चूज करते हैं तो फिर? देखो ऐसे डोमेन सब्जेक्ट चूज ना करना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ आपने बायोलॉजी ले लिया वहां पे जैसे आपको बोलेगा, ठीक है, आपको क्या मांगेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी या पॉलिटी या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में से कुछ होना चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से कुछ होना चाहिए। यहाँ का कुछ आप ले लिए, यहाँ का कुछ ले लिए, तो अपॉर्चुनिटी आपका कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना, आपका लेस अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, कोई ना कोई कॉलेज में मिल जाएगा, लेकिन आरआई में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये थोड़ा अभी नहीं पता मुझे। मैक्सिमम जो है 15 to 30 डेज के अंदर पता चल जाएगा, ठीक है। एंड फिर आप उस हिसाब से देखना, मैं आपको क्लियर प्रूफ के साथ बता दूंगा। अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है। जैसे ही मेरे पास कोई प्रूफ आता है मैं बता दूंगा आरआई का। देखो इस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप आईआईटी, एनआईटी या टॉप कॉलेज, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। जैसे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप बोले, आप जा सकते हो नॉर्मल कॉलेजेस में, जो तुम्हारा लाइक नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई कॉलेज है
या आंध्र प्रदेश के अंदर कोई कॉलेज है, जैसे नॉर्मल छोटा मोटा कॉलेज में तुम जा सकते हो इस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से। लेकिन टॉप कॉलेज में अंदर तुमको सीट नहीं मिलेगा अगर तुम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरह का चूज करते हो जो कि रिकमेंडेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। और रिकमेंडेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करते हो तो तुमको मैक्सिमम जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसीलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो अभी चूज नहीं करना है, 2024 को चूज करना है। अभी पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कुछ भी आप जो भी तुमको मन करे पढ़ाई का स्टार्ट कर दो। टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट ये पहले पढ़ लो, फिर 15 दिन के बाद जैसे आरआई का रिजल्ट रिलीज हो जाता है, आरआई अजमेर आरआई भोपाल का, तो हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि उनका क्या सिस्टम है, क्या उन्होंने सिस्टम रखा, किन बच्चों को लिया, या कोई भी अप्लाई कर दिया किसी को भी ले लिया या कुछ ही सब्जेक्ट्स वालों को लिया हुआ है। ये चीज जैसे ही मुझे पता चलता है मैं वो प्रूफ आपको बता दूंगा। क्लियर है? ठीक है। यस सर। हाँ, हमारा बैच भी ऐसा ही होगा, पीसीएम बैच, पीसीबी बैच या आर्ट्स बैच, इस तरह का बैच होगा। लेकिन कोई बच्चा चाहे तो वो ले सकता है, जैसे आपने बोला बायोलॉजी लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, मैथ्स लेना है, या बायोलॉजी लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, फिजिकल वो ले सकता है कोई भी। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो आपको सीट मिल जाएगा। जैसे अभी अभी निकला है त्यागवीर कॉलेज का निकला, वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं था। नृपथुंगा कॉलेज कुछ था, वहाँ पे कोई नहीं था लिमिटेशन। ठीक है, और भी कुछ मेघालय का कुछ कॉलेज निकला, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं था। सिमिलरली एमपीसी का निकल सकता है, उसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं होगा। तो डिपेंड करता है यहाँ पे। ओके, डिपेंड करता है। तो वो चीज जो है मैं पूरा धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा हूँ। पहली बार एग्जाम हो रहा है तो मुझे भी लाइक धीरे धीरे करके नॉलेज मिल रहा है। आरआई के बारे में तो मैक्सिमम सब चीज पता हुआ है, क्योंकि मैं इतने सारे आरआई में पढ़ा भी हूँ और ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। लेकिन ये पहली बार हो रहा है, थोड़ा इसमें मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, इन्फॉर्मेशन ओके मिलते हैं, हम आपको बताते रहेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। सर यस, हाँ थैंक यू बोलो, सर वेरी गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।